तो हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स बाय मी। सॉइल मैकेनिक्स की ये जो क्लासेस हैं बहुत ही बेसिक लेवल से हैं, जीरो टू हीरो क्लासेस। आपने अब तक के क्लासेस में अनुभव किया होगा इस बात को। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक था उसको एक बार रिवीजन करते हुए चलते। कल हमने देखा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो हमने बोला कंसिस्टेंसी मींस ईज इन फ्लो, ठीक है। मतलब कितना आसानी से बह सकता है, जो ज्यादा आसानी से बह पाएगा उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा तो सॉइल का कंसिस्टेंसी ज्यादा। ये जो कंसिस्टेंसी शब्द है इसकी सिग्निफिकेंस फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीमनेस मतलब स्ट्रेंथ, और तो कंसिस्टेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीमनेस के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप। आगे तो हमने कंसिस्टेंसी में ये देखा था, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल देखा था, जो कि अटरबर्ग साहब ने डिफाइन किया था। और वो थे चार: सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी, लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, ये एक्सपेरिमेंट कि एक सॉइल है उसमें बहुत सारा पानी भर दिया था, फिर उसको हम हीट करते हुए चल रहे थे। तो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग स्टेज तक वॉल्यूम में रिडक्शन हो रही थी, और उस पर्टिकुलर लिमिटिंग स्टेज को हम श्रिंकेज लिमिट कहते थे। श्रिंकेज लिमिट वो लास्ट लिमिटिंग स्टेज है जब सॉइल 100% सैचुरेटेड होता है। बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट मीन्स मतलब श्रिंकेज लिमिट के नीचे, है ना, आपका वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा, और तो और जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो भी रिड्यूस होते हुए चलेगा। तो ये सारा बात हमने देखा था। फिर श्रिंकेज लिमिट से वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी हो जाती है आपकी कांस्टेंट, है ना। आप फिर हीट करोगे सॉइल को तो बस वॉइड से पानी रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अब चेंज नहीं होता, मींस वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है सॉइल का, वो सेम वॉल्यूम होता था सॉइल का करस्पॉन्डिंग टू ड्राई स्टेट। तो इन सब चीजों को हमने देखा था। फिर आगे मैंने कंसिस्टेंसी कर्व आपको बताया था, और ये कंसिस्टेंसी कर्व में इसका स्लोप होता है कांस्टेंट, ये चीज को बताया था, एक्सप्लेन किया था इस कर्व को आप। ये हुआ फॉर्मूला। फिर WL WP WSR क्या होता है, इसका हमने डेफिनेशन आपको लिखवाए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये वाला ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू शियर स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन कह लो एट डिफरेंट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल आपका डिफरेंट कंसिस्टेंसी स्टेजेस में है, तो उस स्टेज में आपका शियर स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेन का बिहेवियर क्या होगा। तो ये कंपैरिजन हमने किया था, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास। आज का जो अब अपना टॉपिक है, जो क्लास शुरू हो रही है, फ्रॉम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। उम्मीद करता हूं आप रिवीजन किए होंगे लास्ट वाला क्लास का अच्छे से। अभी कम से कम अभी 3 मिनट में तो ओवरलुक किए ही होंगे, ठीक है, हो गया होगा, उसी में काम खत्म। कुछ ज्यादा ऐसे था नहीं, बस समझने वाली चीज थी वो एक्सपेरिमेंट और वो कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। वही दो चीज मेन थी, बाकी सब तो वही वही दो चीज अगर हम समझ गए तो बाकी सब जितना भी लिखा हुआ है सब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है लिक्विड लिमिट हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट तो अभी फिलहाल लिक्विड लिमिट से करेंगे। लिक्विड लिमिट होता क्या, उसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। लिक्विड लिमिट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट को हम कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंट्स वो हम देखेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। अगर आपने वो डायग्राम समझा था जो कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये डेफिनेशन भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लिक्विड लिमिट क्या है, इट इज कंसिस्टेंसी लिमिट। तो इट इज डिफाइंड एज द व्हाट, मिनिमम वाटर कंटेंट, देखना ये वर्ड देखना, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। क्यों, लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है किसी भी सॉइल का, अगर उससे कम वाटर कंटेंट होता है तो सॉइल का कंसिस्टेंसी चेंज हो जाता है, वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। तो लिक्विड लिमिट है वो, दैट इज लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल में होना चाहिए, वो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो। क्लियर है, वो डायग्राम याद है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी एंड हैज टेंडेंसी टू फ्लो। और सॉइल जब लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी में होगा तो उसके पास टेंडेंसी होगा कि वो फ्लो कर पाएगा, अच्छे से बह पाएगा, फ्लो कर पाएगा, ठीक है। तो ये देख लो एक बार फिर से वो डायग्राम।
तो अच्छी चीज है कि मैं यहाँ पे लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तो आगे पीछे जा सकते हैं। देखिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एट लिक्विड लिमिट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेज। आप ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो लिक्विड लिमिट है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है ना लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी का, ठीक है। जैसे ये प्लास्टिक लिमिट है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है ना प्लास्टिक स्टेज कंसिस्टेंसी का। श्रिंकेज लिमिट है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है ना सेमी सॉलिड स्टेज कंसिस्टेंसी का। समझ रहे हो ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक लिखे होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये डेफिनेशन तो पूछता है, पॉइंट एकदम ये डेटा सीधा पूछ लेगा जेई जैसे एग्जाम में। ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट, सभी सॉइल एट लिक्विड लिमिट पोजेसेस नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ। मैंने आपको बोला था, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा, सॉइल का डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब उसका शियर स्ट्रेंथ कम है। तो ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट पोजेसेस नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ, और उसकी वैल्यू क्या है याद रखना है। ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। उसकी वैल्यू है इतना, 0.027 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसी को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रहेगा वैल्यू, याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक टेबल बताता हूं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ सॉइल लिक्विड लिमिट, तो टाइप ऑफ सॉइल पहले देखो मैंने क्या क्या कंसिडर कर रखा है। ग्रेवल, सैंड, तो ये दोनों आइटम मिला के कोर्स ग्रेन सॉइल है कि नहीं, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब मैंने ये बताया था कि जो हम ये पढ़ रहे हैं ये कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फाइन ग्रेन सॉइल ओनली। वेल, फोन आ गया था बीच में, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि कंसिस्टेंसी जो है ना, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सिग्निफिकेंट है, नॉट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। तो लिक्विड लिमिट क्या है ना, लिक्विड लिमिट क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है WL या फिर LL से, ठीक है। इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है लिक्विड लिमिट की, ओके। W सबस्क्रिप्ट L या LL, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट ये भी तो कंसिस्टेंसी लिमिट है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होना चाहिए क्या, वैसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए ऐसा कोई लिक्विड लिमिट होता नहीं है। तो ग्रेवल और सैंड कोर्स ग्रेन में आते हैं, तो इनको हम इसलिए इनको एक अलग ही टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोई लिक्विड लिमिट का वैल्यू हम नहीं बताते, हम इनको कहते हैं कि ये नॉन प्लास्टिक होते हैं। ये कीवर्ड याद रखें, ठीक है, नॉन प्लास्टिक। तो सैंड और ग्रेवल आर नॉन प्लास्टिक। ये नॉन प्लास्टिक क्या है, थोड़ा टाइम बाद समझ में आएगा क्यों हम इसको नॉन प्लास्टिक कह रहे हैं। इसमें कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन प्लास्टिक। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा ये कीवर्ड, ठीक है, कि इनमें से कौन सा नॉन प्लास्टिक है। तो ग्रेवल और सैंड एक ऑप्शन कुछ ना कुछ होगा, या कोर्स ग्रेन होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो उसको देख के टिक लगाना उसके अकॉर्डिंग। अब नॉन प्लास्टिक क्यों है, ये लॉजिक, ये रीजन आगे है, ठीक है, घबराने का नहीं। अब डेटा याद करो। सिल्ट का ये ये लिक्विड लिमिट या जो है ये क्या है, इट इज वाटर कंटेंट ओनली ना, ये वाटर कंटेंट है। तो मतलब उस लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग, लिक्विड मतलब लिक्विड स्टेज कंसिस्टेंसी का लिमिटिंग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है वही है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो जो सिल्ट है, इसका जो लिक्विड लिमिट होता है ये आपका 30 to 40% होता है, ओके। नाउ जो क्ले है, क्ले में फिर मैंने 3 कैटेगरी लिया है, अलुवियल क्ले, ब्लैक कॉटन क्ले, बेंटोनाइट क्ले। टाइप्स ऑफ सॉइल जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहां पे ये तीनों तरह के सॉइल जो क्ले हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज है, सब कुछ मैंने बताया था, ओके। तो क्ले में जो अलुवियल कैटेगरी है, इसकी जो लिक्विड लिमिट होती है 40 से 150%। अब बताओ, मैंने बोला था वाटर कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेके वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का जो साइन मैंने बताया था, वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैंने बोला था, है ना। वॉइड रेशियो का मैंने बोला था कि वॉइड रेशियो ग्रेटर देन जीरो।
ये इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं होगा, वॉइड ग्रेटर देन जीरो। और वाटर कंटेंट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद आ रही है? बहुत बार एग्जाम में केवल तो यही पूछ लिया है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। नाउ इसका जो होता है ब्लैक कॉटन का, ब्लैक कॉटन पे कपास, ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट चूंकि अच्छी होती है तो कपास की उपजाऊ, है ना, कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है ब्लैक कॉटन सॉइल पे। आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में प्लस महाराष्ट्र वाले रीजन में ये सॉइल काफी देखने को मिलता है। इसका जो लिक्विड लिमिट होता है ये 400 से 500% होता है, सोचो। प्लस बेंटोनाइट स्लरी तो मैंने बोला था ड्रिल में यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि एज ए लुब्रिकेंट। इसका जो लिक्विड लिमिट होता है ये 400 से 800% तक होता है, ठीक है। इसको एज ए लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी प्लास्टिसिटी की रेंज काफी ज्यादा होती है, मतलब इसमें काफी ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है, तो इसलिए हम इसको लुब्रिकेंट यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। अब ये प्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी नॉन प्लास्टिक आ गया, इधर भी प्लास्टिसिटी की बात हो रही है, आगे देखेंगे। टॉपिक है प्लास्टिक लिमिट है, देखो उसमें भी तो कुछ अपने पास बात होना चाहिए ना बात करने के लिए, तो उधर देखेंगे। लिक्विड लिमिट में भी बात किया है। लिक्विड लिमिट में बात ये है कि एट लिक्विड लिमिट, ठीक है, कोई सॉइल है उसमें वाटर कंटेंट उस सॉइल के लिक्विड लिमिट के बराबर है तो वो सॉइल अच्छे से फ्लो कर पा रही, बह रही होगी। समझ गया? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फ्लो कर सकती है। ओके, नोट, more the liquid limit of soil, more is the compressibility of soil. Very important point. समझो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। लिक्विड लिमिट सॉइल का अगर किसी सॉइल का ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड लिमिट किसी सॉइल का ज्यादा है मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर ज्यादा मतलब वो पानी सॉइल के वॉइड में है, तो सॉइल में वॉइड ज्यादा, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो सॉइल में वॉइड ज्यादा, तो तुम लोड लगाओगे तो वो जितना पानी भरा वो पानी निकलेगा भी तो बाहर, तो दबेगा भी तो सॉइल ज्यादा। समझ रहा है बात को? बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए मोर द लिक्विड लिमिट मोर इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस को हम यूज करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन में। जब हम मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बताऊंगा तो वहां पे जब मैं फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो वहां पे मैं ये सेंटेंस को यूज करवाऊंगा, मोर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मोर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, याद रखना वो सब स्टेटमेंट भूलना नहीं है, समझा दिया, ठीक है। लिक्विड लिमिट ज्यादा है मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है मतलब वॉइड ज्यादा है सॉइल में तो दबेगा भी ज्यादा, सिंपल सी यही बात। तो टेस्ट फॉर लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालिए, ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको हम कंडक्ट करके सॉइल का लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे 3 मेथड है, जिसमें से सबसे पहला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है कासाग्रांडे मेथड। कासाग्रांडे मेथड, ये एक मेथड यूज किया जाता है। दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं वन पॉइंट मेथड, वन पॉइंट मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तीसरा जो मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। तीनों निकालेंगे अपन, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, पेनिट्रेशन, तीनों मेथड को हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। तो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए कासाग्रांडे मेथड। तो अब हम करेंगे कासाग्रांडे मेथड। तो अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये टेस्ट में पहले आपको समझाऊंगा, ठीक है, नोट्स मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगा, आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ समय तक मैं आपको समझाऊंगा पहले। तो कासाग्रांडे मेथड, यहाँ पे ये apparatus देख रहे हो, ये है आपका apparatus जो हम यूज करेंगे टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट। जो हम सॉइल सैंपल कंसिडर करते हैं लगभग 120 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 120 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल हम कंसिडर करते हैं। वो सॉइल सैंपल ऐसे होने चाहिए जो कि 425 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव से पास कर रहा हो, ठीक है। इस वाले सीव से पास जो कर रहा है वो सॉइल फ्रैक्शन हम कंसिडर करेंगे। अब आपके मन में एक डाउट यहीं पर आता है, मेरे मन में भी आता था कि सर ये तो लिक्विड लिमिट निकाल रहा है, कंसिस्टेंसी लिमिट है और इसकी सिग्निफिकेंस फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा है,
और फाइन ग्रेन सॉइल तो आपका स्टार्ट होता है 75 माइक्रोन से, तो हम 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को लेना चाहिए ना हमको टेस्ट में। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सीव जो है, जो यहाँ क्राइटेरिया मैंने रखा है, वो 425 माइक्रोन क्यों रखा है? और ये क्राइटेरिया केवल लिक्विड लिमिट के लिए नहीं, ये सॉइल सैंपलिंग जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये प्लास्टिक लिमिट के लिए भी, श्रिंकेज लिमिट के लिए भी ऐसा ही चलता है। ठीक है, सेम इसी साइज का हम लेते हैं सीव। इससे छोटे जो सॉइल है उसको हम कंसिडर करते हैं। ओके, ऐसा क्यों? देखिए, नेचुरली एकदम प्योर फॉर्म में सिल्ट ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सिल्ट रहता है तो उसमें सैंड फ्रैक्शन भी मिक्सअप होती है। इस वाले रेंज में कौन आ रहा है? सैंड आ रहा है ना? एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपली ऐसा समझो कि आपका एक फाइन ग्रेन सॉइल ही है ओवरऑल, उसमें 90% सिल्ट है, बट 10% आपका सैंड है। और ये सॉइल नेचुरली इस तरह से सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है ना? तो सैंड फ्रैक्शन भी प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, आपका क्ले हो या सिल्ट हो। इसलिए हम वो साइज कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब नेचुरली जो सॉइल है उसी का ना टेस्टिंग करोगे आप। ओके, तो नेचुरली ऐसे पाया जाता है। हाँ, वो सॉइल आपका फाइन ग्रेन होगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम परसेंटेज है आपका फाइन ग्रेन का। हम सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉइल को हम क्लासिफाई करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस सॉइल को हम फाइन ग्रेन कहेंगे, किस सॉइल को हम कोर्स ग्रेन कहेंगे, किस सॉइल को हम सिल्टी सैंड बोलेंगे या सैंडी सिल्ट बोलेंगे, क्या और कैसे। ठीक है, ये सारा नोमेनक्लेचर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये इसका पूरा एक बेसिक पूरा चैप्टर ही है, तो हम पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अभी आप ये समझिए कि फाइन ग्रेन सॉइल भी अगर है उसमें सैंड फ्रैक्शन कुछ ना कुछ परसेंटेज में हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो साइज रखा गया है सीव का 425 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल है उनको कंसिडर करना है। उनका लगभग 120 ग्राम ड्राई सैंपल कंसिडर करना है। ड्राई, वाटर कंटेंट कुछ नहीं होना चाहिए, ड्राई सैंपल। ठीक है, हमें कंसिडर करना है टेस्टिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, कुछ नहीं लिखना, मैं सब लिखवाऊंगा। अब देखो, ये एपरेटस, इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे सबसे पहला एक टूल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रूविंग टूल। इससे गड्ढा बनाया जाता है। ग्रूव मतलब क्या होता है? गड्ढा बनाना। तो ये ग्रूव बनाने के लिए ये टूल है, ग्रूविंग टूल। ठीक है, अब ये जो ग्रूविंग टूल है इसका दो दो क्राइटेरिया है। एक तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, दूसरा एएसटीएम स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन किसी एक टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल है, एएसटीएम स्पेसिफिकेशन का ग्रूविंग टूल किसी एक टाइप का ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल है। सब चीज बताएंगे। अब देखो, ग्रूविंग टूल से हमको बेसिकली गड्ढा बनानी होती है। अब देखिए यहाँ पे ये apparatus को देखो। apparatus का ये जो ये इसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म या पैड बोलो, प्लेटफॉर्म बोलिए या पैड बोलिए, है ना? इसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म या फिर पैड बोलिए। ओके, नाउ ये प्लेटफॉर्म जो है हार्ड है, जैसे यहाँ पे लकड़ी का दिख रहा है तो ये हार्ड है। यहाँ पे तुम अगर नीचे या रबड़ एक पैड लगा दोगे, कुछ सॉफ्ट वाली चीज, तो वो रबड़ पैड बन जाएगी, तो प्लेटफॉर्म आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आप इस तरह से वो प्लेटफॉर्म का सरफेस को चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ अब ये चीज देखो, ये जो यहाँ पे एक कटोरा जैसा कुछ दिख रहा है बाबू, एक कटोरा जैसा दिख रहा है, तो ये कटोरा का बेस, तलहटी है ना, नीचे वाला, ये कटोरा का बेस, ये कटोरा का बेस हो गया। और ये प्लेटफॉर्म का बेस के बीच में जो गैप होता है, बेसिकली जो लिक्विड लिमिट टेस्टिंग में हम मेंटेन रखते हैं, दैट इज योर 1 सेंटीमीटर। ये एडजस्टमेंट हम 1 सेंटीमीटर पे रखते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या होता है। यहाँ पे एक हैंडल दिख रहा है आपको, एक हैंडल लीवर जैसा दिख रहा है हैंडल। ठीक है, अब समझो वो हैंडल का, अगर मैं देखो वो हैंडल है, उसको मैं रोटेट करूंगा तो ये कटोरा ऊपर जाएगा, फिर कंप्लीट रोटेशन करूंगा तो ऊपर जाएगा, फिर कटोरा नीचे आएगा। तो कटोरा जो नीचे आएगा तो किससे टकराएगा? वो टकराएगा इस मशीन का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये apparatus का जो प्लेटफॉर्म है, ये इससे टकराएगा। इससे जब वो टकराएगा तो कटोरा पे एक इम्पैक्ट लगेगा कि नहीं? आप सोचो, टकरा रहा है, इम्पैक्ट जनरेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टकराया, फिर ऊपर गया, फिर टकराया। तो एक रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है? ऊपर जाके नीचे आके टकराएगा, वो एक रिवॉल्यूशन। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर लिक्विड लिमिट टेस्ट में, जो रिवॉल्यूशन हम मेंटेन रखते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब इतना स्पीड में घुमा दो कि वो 2 बार टकरा जाए। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ऐसा मेंटेन रखना है अपने को, जो कि करो यार है ना, हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, नहीं भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं यार, वो रेट उन्होंने सजेस्ट किया है, उसके आसपास स्पीड में हमको घुमानी होती है बस, फ्री रहता है।
अब घुमा वो कटोरा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए अब हम करते क्या है, तो ये मशीन वशीन समझ गया, प्रोसीड्यूर समझो। ये ड्राई सॉइल सैंपल तुमने कंसिडर किया 120 ग्राम, इसमें तुम मिलाओगे पानी, जितना भी तुमको पानी मिलाना है ना, मतलब जो भी आप एक पहले एक एजम्पशंस तो लेंगे, ठीक है, कि चलो यहाँ से हम टेस्टिंग चालू किए, तो इसमें तुम मिलाओगे पानी। पानी मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, वो पेस्ट बन जाएगा एक, ठीक है। पानी ऐसा बनाएंगे क्योंकि हमको मालूम है, मतलब पानी कैसा मिलाएंगे, हमको मालूम है लिक्विड लिमिट में सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर लिक्विड स्टेज कंसिस्टेंसी में कोई सॉइल है तो सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये मेरे को मालूम है, क्या वो फ्लो करेगी, तो हमको उतना है पानी मिलाना है, तो उतना पानी मिला के, ठीक है, पानी मिला देंगे, तो वो वाटर कंटेंट भी हम निकाल सकते हैं। क्यों, वो पानी मिलाने के बाद सॉइल का जो पेस्ट बना है ना, जो भी पेस्ट बना है, पेस्ट तो नहीं बोलूं लेकिन पैट, क्या बोलेंगे, पैट, ठीक है, ओके, गीला मिट्टी जो आपको मिल रहा है, उसका थोड़ा सा लेके हम ओवन डाइंग टेस्टिंग अगर कर लें तो हमको वहां से वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ये जो पूरा का पूरा मेथड है ये लैब मेथड है, ठीक है, ये लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, लेबोरेटोरी, ये आपका पूरा का पूरा मेथड जो है लेबोरेटरी मेथड है। तो नो डाउट आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वो जो ड्राई सॉइल सैंपल है उसमें पानी मिला के उसको उसको गीला मिट्टी बनाते हैं। गीला मिट्टी बनाने के बाद ये जो कटोरा दिख रहे हो ना, इस कटोरे में उस पूरा मिट्टी को भर देते हैं, ठीक है, इस कटोरे में वो पूरे मिट्टी को भर देते हैं। समझ में आ रहा है, पूरा मिट्टी को इस कटोरे में अपन ने भर दिया, ठीक है, तो पूरे मिट्टी को कटोरे में भर दिया। अब इस मिट्टी का वाटर कंटेंट क्या है वो हमको मालूम है, जो मतलब क्योंकि पानी तो मैंने ही मिलाया ना, है ना, तो वाटर कंटेंट मैं निकाल भी सकता हूं, तो इस वाले पेस्ट का वाटर कंटेंट क्या है ये मुझे मालूम है। अब कटोरे में भरने के बाद मेरा काम क्या है, काम है इस टूल से, ये जो ग्रूविंग टूल है यहाँ से हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक कट लगाएंगे इस ग्रूविंग टूल को यूज करके, एक इस तरह से कट आ जाएगी बीचों बीच, ठीक है। तो ये टेस्ट करने से पहले सॉइल इस तरह से है। अब टेस्टिंग करोगे चालू, मतलब ये जो हैंडल यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, इस हैंडल से हम घुमाना चालू करेंगे, मतलब इस हैंडल को घुमाना चालू करेंगे तो क्या होगा, ये कटोरा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके टकरा रहा है पैड से। देखो कटोरा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके टकरा रहा है पैड से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके टकराया। तो जैसे जैसे वो उसका बेस, उस कटोरे का बेस टकरा रहा है प्लेटफॉर्म से, तब एक इम्पैक्ट लग रही है। उस इम्पैक्ट लगने के कारण जब आपने ग्रूव ये कटिंग किया था, ग्रूव किया था, तो सॉइल का स्लोप होगा कि नहीं। आपने जो यहाँ पे कटिंग किया, ये मान लो कटोरा है, ठीक है, तो सॉइल कटिंग करने जस्ट आफ्टर कटिंग सॉइल कैसा है, सॉइल का देखिए कुछ इस तरह से आपका स्लोप बन रहा है सॉइल का, है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग ऐसा है सॉइल, ठीक है। तो उसका एक स्लोप है, साइड स्लोप आपको दिख रहा है, वो इसीलिए हम कट करते हैं ताकि वो एक स्लोप मिले। और उसके बाद जब हम टेस्टिंग चालू किए तो कटोरा ऊपर जा रहा है, नीचे आके टकरा रहा है, तो उसमें जब इंपैक्ट जनरेट हो रही है तो वो फोर्स जनरेट होने के कारण उसका स्लोप फेलियर होना चालू हो जाता है, मतलब वो फ्लो होना चालू हो जाती है, सॉइल धीरे धीरे फ्लो होगी, इधर वाला सॉइल भी फ्लो होगा और उधर वाला भी सॉइल फ्लो होगा। फ्लो होते 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 एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ये आपस में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो स्लोप है ये कोलैप्स हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ये ऐसा, ये आपस में मिल गए, ठीक है। तो ये जैसे ही वो फ्लो होके आपस में मिल जाते हैं उसी समय हमको टेस्ट स्टॉप करना है। और वो कितने नंबर ऑफ ब्लो, ये नंबर, जैसे एक बार रिवॉल्व की, मतलब एक बार आपने रिवॉल्यूशन किया है तो एक बार टकराया, तो एक नंबर ऑफ ब्लो, तो कितने नंबर ऑफ ब्लो पे जो दोनों फेसेस हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए, वो नंबर ऑफ ब्लो हमको नोट डाउन कर लेनी है। एंड करस्पॉन्डिंग इस पेस्ट का करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट क्या है ये नोट डाउन कर लेना है। तो ये हुआ एक टेस्ट। उसी तरह दोबारा करेंगे, दोबारा कैसे करेंगे, सॉइल उतना ही ग्राम लेंगे, ठीक है, जितना हम पहले ले रहे थे, वाटर कंटेंट चेंज करेंगे, वाटर कंटेंट चेंज करेंगे, फिर ये सेम एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे, तो वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो नोट डाउन हो जाएगा। फिर से तिबारा करेंगे, 4 बार 3 बार
जितना बार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको डेटा चाहिए। अब ये जो डेटा है, इस डेटा को यूज करके एक कर्व बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। अब वो जो फ्लो कर्व होता है वो होता है ऐसा, ऊपर रहती है वाटर कंटेंट और नीचे नंबर ऑफ ब्लोस रहता है आपका लॉग स्केल में, नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लो को लॉग स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये जो कर्व है एक इस तरह का, ये लीनियर लाइन एक निकल के आती है ना, इस तरह से एक लाइन मिलती है। अब जो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट क्या है, वाटर कंटेंट। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग कासाग्रांडे साहब ने बोला लिक्विड लिमिट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो, जो भी आपको मिलेगा वही है सॉइल का लिक्विड लिमिट। ये कासाग्रांडे साहब ने बोला है और उसी के अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया है। समझ में आया बात? तो वो 25 नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग जो भी वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे ग्राफ से, वही हो जाएगा इस पर्टिकुलर सॉइल का लिक्विड लिमिट। बस इसके लिए हमको वो डेटा एक्वायर करने के लिए 2-3 टेस्ट करनी होगी ताकि ये फ्लो कर्व हम बना पाए। और फ्लो कर्व हमारा एक बार बन गया, बस हो गया, उसके बाद इजीली हम लिक्विड लिमिट डिटरमाइन कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं बात को? इस तरह से इसका लिक्विड लिमिट डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखो ओवन ड्राइंग कर रहे हो वाटर कंटेंट निकालने के लिए। अभी 1 घंटे में तुम नंबर ऑफ ब्लोस तो निकाल लोगे, अभी आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ ब्लोस का डेटा, मतलब जितना टेस्ट करोगे N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, वो सारा डेटा नंबर ऑफ ब्लोस का तुमको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। बट होगा क्या, आपको वाटर कंटेंट का वैल्यू मतलब W1 W2 ये सारे नहीं मिलेंगे। आप क्या करोगे, वाटर कंटेंट निकालने के लिए मतलब अलग अलग कटोरे में, अलग अलग कंटेनर में सॉइल को रख के ओवन में रखना पड़ेगा। आप रखोगे 24 घंटे तक, फिर आफ्टर 24 आवर्स, है ना, आपको वाटर कंटेंट का डेटा मिलेगा। तो वाटर कंटेंट का डेटा एंड नंबर ऑफ ब्लोस को यूज करके हम ये फ्लो कर्व बनाएंगे और उस फ्लो कर्व में करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो इंटरपोलेट कर लेंगे, डेटा को इंटरपोलेट करके हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। मैंने इस तरह से टेस्टिंग किया था अपने कॉलेज लाइफ। ओके, एक फिगर और दिखाता हूँ, ये वाला फिगर देखिए, इससे और कनेक्ट हो पाएंगे आप लोग, है ना। आपने सॉइल का पेस्ट को इधर भर दिया इसमें, ठीक है, ओके, फिर ग्रूविंग टूल को यूज करके इस तरह से ग्रूव बना दिया, गड्ढा एक कट कर दिया सीधा सीधा, समझ रहा है? अब उसको फिर रिवॉल्यूशंस दोगे तो ये जो मतलब कटोरा है ये इसके प्लेटफॉर्म से टकराएगा, ठीक है, तो इम्पैक्ट लगेगी। उस कारण से ये जो ये यहाँ पे देखो स्लोप जैसा भी दिख रहा है कि नहीं, स्लोप है ना, तो स्लोप फेलियर स्टार्ट, मतलब स्लोप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो सॉइल ड्यू टू दैट इम्पैक्ट, वो सॉइल का जो फेसेस है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब सॉइल फ्लो करना चालू कर देगा। समझ रहे हो? सॉइल फ्लो करना चालू कर देगा। तो जैसे ही फ्लो करके एक दूसरे को टच कर लेते हैं, बस कितने नंबर ऑफ ब्लो हुआ है आपने दिया है, वही चीज हमको वहां पे मेजर कर लेना है। समझ रहे हो बात को? बस यही बात होती है। तो और इसके करस्पॉन्डिंग आप यहीं से थोड़ा यही मिट्टी को ले लो, उसको ओवन ड्राई के लिए दे दो, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, वाटर कंटेंट के वैल्यूज को चेंज करते करते, तो नंबर ऑफ ब्लोस भी अलग अलग मिलेगा। सोचो ये दो फेसेस को करीब आने में, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोस कब ज्यादा लगेगा? सिंपली अगर लॉजिकली सोचोगे, अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोस लग रही होगी, और वाटर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो कम नंबर ऑफ ब्लोस पे ही वो दोनों फेस एक दूसरे के करीब करीब आ जाते होंगे, या फिर दोनों फेस मर्ज हो जा रहे होंगे, या दोनों फेस कोलैप्स हो जा रहे होंगे, है ना, स्लो होके। समझ में आ रहा है? ओके, तो वाटर कंटेंट अगर ज्यादा तो लेस नंबर ऑफ ब्लोस पे ही वो दोनों फेसेस एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे होंगे, मतलब कह लो कि वो जो स्लोप है वो वैनिश हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वाटर कंटेंट ज्यादा तो, और वाटर कंटेंट अगर कम है तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोस पे वो चीजें होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम वाटर कंटेंट को अल्टर करते हुए, ठीक है, चेंज करते हुए हम अपना 3-4 डेटा रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्लो कर, देन करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो उस कर्व से डेटा को इंटरपोलेट कर लेंगे, लिक्विड लिमिट को निकाल लेंगे इंटरपोलेट करके। दैट विल बी माई लिक्विड लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल। समझ गया? टेस्टिंग कुछ भी था, कुछ भी नहीं, यही टेस्टिंग है, यही अपने को जाननी है, सीखनी है, इसी के बारे में लिखना है।
ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल लो कैसाग्रांडे मेथड, हेडिंग डालिए कैसाग्रांडे मेथड, लिखना चालू करेंगे। हेडिंग डालिए कैसाग्रांडे मेथड, ठीक है, और लिखना चालू करिए। अबाउट 120 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल इज टेकन पासिंग 425 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड शिप। ये सेंटेंस अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आजकल चूंकि जेई लेवल का क्वेश्चंस में है ना, कोई भी डेटा पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। वाटर इज मिक्सड टू द सॉइल टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म पेस्ट, और वाटर भी बोलो तो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। वाटर कंटेंट ऑफ पेस्ट इज डिटरमाइंड, है ना, कैसे, ओवन ड्राई, ओवन ड्राई मेथड में यूज करेंगे। और ये कासाग्रांडे मेथड अपने आप में लेबोरेटरी मेथड है। दिस सॉइल पेस्ट इज प्लेस्ड इन कप, जो सॉइल का पेस्ट है उसको कप ऑफ कासाग्रांडे apparatus जो आपको मैंने दिखाया था उसमें हम उस सॉइल पेस्ट को रखेंगे एंड लेवल विथ स्पैचुला। स्पैचुला मतलब, अरे वो छोलनी, छोलनी अपना बिहारी है ना, बिहारी में छोलनी बोलते हैं, हमारे अंगिका भाषा में मतलब कलछुल नहीं होता है यार, जैसे बर्तन वगैरह मतलब खाना वाना परोसते जिससे हो, उसी तरह का रहता है स्पैचुला, है ना। उससे लेबल कर देते हैं, लकड़ी का रहता है, उससे लेबल कर देते हैं, ठीक है, सरफेस को टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। मतलब एक चीज, वो कटो apparatus का ये कटोरा है मान लो, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म था, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। तो इनके बीच में जो हाइट ऑफ फॉल मैंने बोला था, इसको भी 1 सेंटीमीटर हम एडजस्ट करते हैं, ये बोला था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बोल रहा है जो सॉइल का जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें जो सॉइल तुम प्लेस करके लेवल करोगे, ठीक है, इसका मैक्सिमम डेप्थ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है, यस 1 सेंटीमीटर से कम भी होता है, ठीक है। क्यों, हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, वो सॉइल को प्लेस करके लेवल करने के बाद हमको ग्रुप बनानी है। तो ग्रुप बनाने के लिए यूजिंग ग्रूविंग टूल, ग्रुप इज मेड, हम ग्रुप बनाने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल यूज कर सकते हैं या फिर एएसटीएम ग्रूविंग टूल यूज करते हैं। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल यूज करते हैं तो जो डेप्थ ऑफ ग्रुप बनती है वो 8 mm की बनती है। तो फिर यहाँ पे डेप्थ कितना होना चाहिए, 8 mm होना चाहिए, ठीक है, सॉइल की डेप्थ। और अगर हम एएसटीएम टूल को यूज करते हैं तो जो डेप्थ होना चाहिए वो 10 mm होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम 10 mm का ग्रूव का हाइट बनता है, जो कि अगर एएसटीएम टूल को यूज करोगे तो अलग अलग सॉइल के लिए हम अलग अलग टूल यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं अभी लिखवाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर क्या है, ये वो हाइट ऑफ फॉल वाला नहीं है, वो सॉइल का 1 सेंटीमीटर डेप्थ का बात कर रहा है। वो मैक्सिमम होगा 1 सेंटीमीटर जब आप एएसटीएम ग्रूविंग टूल यूज कर रहे हो, तब आपको जरूरत पड़ेगी। अगर इंडियन स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल आप यूज कर रहे हो तो फिर आपको 8 mm डेप्थ की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे लिखिए, ये टेबल देखिए, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 2720 पार्ट 5, इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टूल्स के स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड 2720 कोड का नाम भी आजकल कुछ छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लेता है। पहला लिखा कैसाग्रांडे टूल, दूसरा लिखा एएसटीएम टूल। ये जो मैं टेबल दे रहा हूं, ग्रूव स्पेसिफिकेशन, ग्रूव, ग्रूव ज्योमेट्री, ऐसा लिखो, या फिर सॉरी ग्रुप डायमेंशंस लिखो ना, ग्रुप डायमेंशन। अगर आप कैसाग्रांडे टूल से कट करोगे तो क्या डायमेंशन का ग्रुप बनेगा, अगर एएसटीएम टूल से कट करोगे तो क्या डायमेंशन पे ग्रुप बनेगा। इसमें 3 पैरामीटर मैंने दिया है, टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ, हाइट ऑफ ग्रुप। टॉप विड्थ ऑफ ग्रुप, बॉटम विड्थ, हाइट ऑफ ग्रुप। देखिए, अगर हम सबसे पहले दोनों ही केस में बॉटम विड्थ ऑफ ग्रुप जो होता है वो 2 mm होता है, इसमें भी 2 mm, इसमें भी 2 mm। हाइट ऑफ ग्रुप जो होगी पहला केस में, इसमें होता है आपका कैसाग्रांडे टूल में 8 mm, अभी तो बताया था, और एएसटीएम टूल में होगा आपका 10 mm। ओके, नाउ टॉप विड्थ में डेटा थोड़ा सा और अलग है। एएसटीएम टूल से अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो ये लगभग 13.5 mm
या आप लिख लो 13.6 यार, कोड में 13.6 ही है, 5 क्यों लिखोगे? तो फिर आपका डॉक्टर अरोड़ा वाला किताब में भी 13.6 है, तो 13.6 mm साइज की टॉप ग्रुप बन जाएगी, और कैसाग्रांडे टूल में 11 mm का टॉप ग्रुप बन जाएगा। ये इमेजिन हो रहा है? नहीं हो रहा है? देखो, ये आपका कटोरा, ठीक है, ये कटोरा, इसमें तुमने भर दिया था मिट्टी बाबू, अच्छे से पहले मिट्टी भर दिया, ठीक है, तो ये सॉइल हमने भर दिया अच्छे से। अब आपने ग्रूव को यूज करके कट लगाया था, तो कटिंग जो लगाया वो कुछ इस तरह से लगा, देखिएगा, ये पूरा पोर्शन अपन कर देते हैं गायब। आपका सॉइल का जब आप ग्रूव बनाया तो इस तरह से कुछ आपका ग्रूव बना, ठीक है, ऐसा। अब ये ग्रूव में इसका डायमेंशन में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपका टॉप विड्थ ऑफ ग्रूव, जो कि क्या हो सकता है, 11 mm टू 13.6 mm तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टूल विच यू आर यूजिंग। बॉटम डायमेंशन, बॉटम विड्थ ऑफ ग्रूव 2 mm, और ये जो है हाइट ऑफ ग्रूव 8 टू 10 mm। क्लियर है? दिस इज द डायग्राम जो आपको ध्यान में रखनी है, बनानी है। बनाइए, इस डायग्राम को बनाइए, टेबल को लिखिए। अरे यार, बार बार ये ब्लू कहाँ से आ जा रहा है? ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सॉइल का पेस्ट। दिस इज योर सॉइल पेस्ट, दिस इज योर ग्रूव, गड्ढा। ओके, बना लीजिए डायग्राम को। तो यहां तक लिखा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है, ये डायग्राम बनाए होंगे। तो ये जो कंडीशन है ना, दिस कंडीशन इज बिफोर टेस्टिंग, बिफोर स्टार्ट टेस्ट ना, बिफोर टेस्टिंग। यही कंडीशन में आपका सॉइल सैंपल है कटोरा में। आगे लिखते हैं, लिखिए, सेंटेंस लिखिए, कासाग्रांडे टूल जो है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इधर इधर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो यार। यहाँ पे देखो, ये वाला 5th नंबर पॉइंट में, यूजिंग ग्रूव टूल इज, ग्रूव इज मेड, तो यहाँ पे आईएस लिख दिया था, आईएस नहीं, वो कैसा ग्रांडे या एएसटीएम है ना, कैसा ग्रांडे, कैसा ग्रांडे टूल या फिर एएसटीएम ग्रूव टूल, ठीक है, बस यही चेंज आपको एक वर्ड करनी होगी, आप उसको करिए। इसका स्पेसिफिकेशन दिया है अपना इंडियन स्टैंडर्ड 2720 पार्ट 5 में। आगे लिखिए, कैसा ग्रांडे टूल इज यूज्ड फॉर नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल, जो नॉर्मल इन जनरल फाइन ग्रेन सॉइल है, जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसके लिए, उसमें ग्रुप बनाना है तो हम कैसा ग्रांडे टूल का उपयोग करते हैं। बट इफ सॉइल कंटेन्स सैंड, दैट इज सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल अगर है, ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल, या फिर आप मतलब ऐसा समझो कि सिल्टी, सिल्टी है, मतलब सिल्ट और सैंड मिला हुआ है, उस तरह का अगर कोई सॉइल है, तो उसके लिए हम एएसटीएम टूल का यूज करते हैं। समझ गए? क्ले वगैरह है प्योर एकदम, या फिर सिल्ट और क्ले का नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए तो आप कासाग्रांडे टूल का यूज करोगे ही करोगे। लेकिन मान लो आपका ये है, मतलब सिल्ट और सैंड वाला कॉम्बिनेशन है, तो आप एएसटीएम टूल का कॉम्बिनेशन यूज करना, मतलब एएसटीएम टूल को यूज करना ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पॉइंट को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे से लिखना भी है। अगर आप चाहो तो रेड पेन से भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं। लिखिए, इन दिस मेथड liquid limit is defined as minimum water content at which part of soil cut by groove, जो आपने ग्रूव बनाया था, of standard size flow together, क्या हो रहा है, flow together to come closer to each other, फ्लो होके एक दूसरे के करीब आ जाएंगे दोनों पार्ट, ठीक है, by a distance of approx हाफ इंचेस, 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, उसका हाफ इंच, बाई ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्स हाफ इंचेस, दैट इज 11 टू 13 mm, मतलब जितना ग्रुप बनाया था उतना, है ना, अंडर इंपैक्ट ऑफ 25 नंबर ऑफ blow where the height of impact is adjusted to 1 centimeter।
लिख लिया स्टेटमेंट को, समझो बात को। क्या बोल रहा है, ये कटोरा, ये कासाग्रांडे टूल का कटोरा दिखा रहा हूं, ठीक है। नाउ हुआ क्या, इसमें आपने आपका सॉइल था बहुत अच्छे से लेवल करके इस तरह से आपका बनाया, आपका सॉइल था, है ना, सॉइल सैंपल। ये ग्रूव ग्रूव वगैरह, दिस इज योर ग्रूव। ग्रूव का डायमेंशन क्या है आपको मालूम है, 11 टू 13.6 mm, ठीक है। और ये हाइट क्या है, 8 टू 10 mm, डिपेंड करेगा टूल के ऊपर कि किस टूल को यूज करके आपने इस ग्रूव को बनाया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बॉटम विड्थ क्या है ग्रूव का, 2 mm। हाइट लिख लो यार, डेटा जितना लिखोगे उतना अच्छा है, 8 टू 10 mm। और टॉप विड्थ 11 टू 13.6 mm, ठीक है। तो दिस इज योर ग्रुप। तो दिस इज द कंडीशन बिफोर टेस्टिंग, बिफोर टेस्ट। तो जब हम टेस्ट करेंगे, आफ्टर टेस्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर टेस्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। टेस्टिंग किस में करोगे, टेस्टिंग करेंगे हम कैसा ग्रांडे apparatus में, तो वो apparatus में अपन क्या करेंगे, यही सेम कटोरा को हम रखेंगे, ठीक है। ये apparatus बना रहा हूं, उसका डायग्राम बना लो, ये कटोरा हो गया, ठीक है। कैसा ग्रांडे apparatus में क्या है, एक लीवर है आपके पास, इस तरह से एक हैंडल है, ठीक है। तो ये हैंडल आप दिखा दीजिए, और ऐसे दिखा दीजिए कि कटोरा के साथ वो हैंडल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसा कुछ दिखाओ, और यहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म है, ओके। यहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज ए प्लेटफॉर्म। नाउ दिस इज कप ऑफ कैसा ग्रांडे जिसमें आपका सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है मतलब ये ऐसा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ जो हाइट ऑफ इम्पैक्ट है, दिस इज दी हाइट ऑफ इम्पैक्ट। ये हाइट ऑफ इम्पैक्ट आपका 1 सेंटीमीटर है। एक मिनट यार, ये ग्रीन ग्रीन आ रही है ना, हाइट ऑफ इम्पैक्ट इज योर 1 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीड्यूर होता है, उस स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीड्यूर के तहत यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपका हार्ड नहीं होता, प्लेटफॉर्म सॉफ्ट होता है, यहाँ पे रबड़ पैड लगाई जाती है, ठीक है। जो इम्पैक्ट जनरेशन हो रहा है वो कटोरा रबड़ पैड पे आके टकराता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी लिख दिया मैंने, दिस इज योर रबड़ पैड। डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दिस इज हैंडल, दिस इज योर हैंडल, ये हैंडल हो गया, इसको रोटेट करवाओगे 2 रिवॉल्यूशन, ये डेटा भी लिख लो यहीं पर सेकेंड, दिस इज योर रेट, ठीक है। रिकमेंडेड है कि आप इस तरह से रिवॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो किया तो क्या होगा, ये जो दो फेसेस आपने कट किया ये फ्लो करके एक दूसरे के करीब आएंगे, है ना, और मिक्सअप हो जाएंगे। तो मिक्सअप होने के बाद क्या दिखेगा, मिक्सअप होने के बाद आपको सैंपल इस तरह से कुछ दिखेगा। ये वही कटोरा बनाओ, इसी में आपका सॉइल सैंपल क्या हुआ, मिक्सअप हो गया, समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे, दोनों फ्लो करके आगे मिक्सअप हो गए, ये इधर से फ्लो कर गया, ये इधर से फ्लो कर गया, बस खत्म। तो दिस इज दी मीन्स कंडीशन आफ्टर टेस्टिंग। तो जैसे ही वो चीज अटेन हुआ, ओके, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो नोट डाउन कर लेते हैं। ये तो हमारा रियल टेस्टिंग है, ओके। उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो नोट डाउन कर लेंगे। बट ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि वो वाटर कंटेंट, सॉइल का ऐसा वाटर कंटेंट जिस केस में एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन अचीव हो कि दोनों फेसेस फ्लो करके एक दूसरे से मर्ज कर गए, तो वो वाटर कंटेंट जो होगी उस सॉइल की लिक्विड लिमिट होगी, दैट इज मिनिमम वाटर कंटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉइल व्हेन दैट पर्टिकुलर सॉइल विल बी इन लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। उससे अगर कम वाटर कंटेंट करोगे तो सॉइल का कंसिस्टेंसी हो जाएगा चेंज, उससे ज्यादा तो सॉइल लिक्विड लिमिट में ही रहेगी, मतलब सॉइल के पास फ्लो होने का टेंडेंसी होगा। उससे कम अगर कंसिस्टेंसी आएगी, मतलब प्लास्टिक स्टेज में अगर आ जाएगी, तो सॉइल फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना।
तो द लास्ट वाटर कंटेंट वैल्यू जब सॉइल फ्लो कर पाएगा, दैट इज योर लिक्विड लिमिट। फ्लो करने का टेंडेंसी होगा उसमें, दैट इज द लिक्विड लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉइल। समझ में आ रहा है? उसके बाद वो फिर दूसरे कंसिस्टेंसी में आ जा रहा है ना, प्लास्टिक चिपचिपा, है ना, प्लास्टिक स्टेट स्टिकी, है ना, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। फिर वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड लिमिट तक के वाटर कंटेंट में ही रहेगा, है ना। जब तक सॉइल में वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट या उससे ज्यादा है तभी वो फ्लो करेगा। उससे कम का अगर वाटर कंटेंट आया तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपने समझा और ये डायग्राम वगैरह सब कुछ आपने बना लिया है। ओके, हम एक बार फिर से वो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। और योर डेफिनेशन, दिस इज योर डेफिनेशन, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इन दिस मेथड लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड एज minimum water content at which part of soil cut by groove of standard size, STA, स्टैंडर्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड लिखो यार, स्टैंडर्ड रॉयल इनफील्ड क्लासिक नहीं, क्लासिक नहीं, स्टैंडर्ड 350 स्टैंडर्ड साइज फ्लो टुगेदर टू कम क्लोजर टू ईच अदर बाई ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्स, जितना का ग्रुप बनाया था वो मर्ज हो जाएगा। तो 11 to 13 mm अंडर इम्पैक्ट ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लो, है ना। तो लिक्विड लिमिट हम रिपोर्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो। अब वो कैसे करते हैं आगे लिखवाया है। वेयर द हाइट ऑफ इम्पैक्ट इज 1 सेंटीमीटर, और यहाँ रहती है रियल जो एक्सपेरिमेंट होता है, ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें वो रबड़ पैड होती है नीचे, ध्यान रहेगा, ठीक है। रबड़ पैड मतलब ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट है। और जो रिवॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, हैंडल को जो रोटेट करेंगे, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। क्या है तुम्हारी, आपकी जो मैडम है गई चाय बनाने के लिए, चाय बना के उधर चढ़ा के आके सो गई है, चाय जल गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर गई है। 9.9 पढ़ो। ड्यूरिंग टेस्टिंग द वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग, हम टेस्ट के दौरान क्या करते हैं, जो भी पेस्ट बनाया उसका वाटर कंटेंट निकालेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और जब वो मर्ज हो जाएगा ना दोनों फेसेस, तो कितने नंबर ऑफ ब्लो पे मर्ज हो जा रही है वो डेटा हम लिख लेंगे। फिर वाटर कंटेंट चेंज करके फिर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, दो डेटा फिर ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम टेस्ट रिपोर्ट एक लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट अपना जो बनती है, बताया था, water content, number of blow N1, W1, N1, W2, N2, है ना, W3, N3। इस तरह से एक टेस्ट रिपोर्ट बन जाएगा जितना टेस्ट तुम रिपीट करोगे। और इसमें मैंने बोला था 24 घंटे तो लगेंगे, क्यों, वाटर कंटेंट की वैल्यू भी आपको बतानी है ना। तो ओवन ड्राइंग मेथड से बताओगे तो उसमें 24 घंटा तक आपको सॉइल को ओवन में रखना पड़ता है, तो 24 घंटा तो लगेंगे ही लगेंगे। ओके, सो नॉट टू हरी वरी, कोई घबराहट की जरूरत नहीं, इसलिए बोलता हूँ नॉट टू वरी, वी आर हियर, बस सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो ड्यूरिंग टेस्टिंग द वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल बाय द डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच, दैट इज 11 to 13 mm, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, इज नोटेड, is noted, and the result of the test is represented in the form of curve termed as, या form of curve named as, termed क्या है यार, बच्चा वाला इंग्लिश, named as, named as flow curve, ठीक है। ये जो टेस्ट डेटा है, इस टेस्ट डेटा को यूज करके हम एक कर्व बनाएंगे जिस कर्व का नाम है फ्लो कर्व। जैसा हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था देखो, है ना, उसी तरह का एक कर्व यहाँ पर भी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फ्लो कर्व। इन फ्लो कर्व करते क्या है, इन फ्लो कर्व वाटर कंटेंट जो होती है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं, अरिथमेटिक स्केल में, नॉर्मल स्केल में, एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो इज रिप्रेजेंटेड इन एक्स एक्सिस इन लोगारिथमिक स्केल, लॉग स्केल, ठीक है। जैसा आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था सेमी लोगारिथमिक, ये भी वैसा ही है, ये भी सेमी लोगारिथमिक प्लॉट होती है, ठीक है, जिसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो
को हम लॉगरिथमिक स्केल में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो, एक नोट लिख लो, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो is interpolated from the flow curve and termed as liquid limit of that soil, of that soil। ठीक है, ये क्या हो जाता है, उस सॉइल का लिक्विड लिमिट हो जाता है। तो ये फ्लो कर्व अपने को बनानी है, तो बनाया जाए, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए। नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज सुनना समझना, ठीक है, फ्लो कर्व हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज बताओ यार, एक चीज सुनो, मैं जो, तुम कुछ नहीं बताओ, तुम बस समझो सुनो। देखो ये जो तुमने ऐसा ग्रूव कट किया बाबू, तो ये देखो ये क्या, ये सॉइल अभी जो है एक स्लोप में है ना, ठीक है। जब हम इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं तब ये धीरे धीरे फ्लो होना चालू होता है। मतलब फ्लो कैसे होगा, फ्लो तभी होगा ना जब ये सॉइल जो है, ये एक पार्टिकल इधर थोड़ा डिफॉर्म करेगा, फिर ये पार्टिकल इधर डिफॉर्म करेगा, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल फिर इधर, फिर आगे, ऐसे धीरे 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 तब जाके इनका पूरा मर्जिंग हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन हो रही है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज क्या है, हम बोलेंगे कि सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। पहले जिस स्लोप में था अब वो स्लोप उसका नहीं रहा, सॉइल डिफॉर्म कर रही है, सॉइल इज लूजिंग इट्स शियर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है, शियर स्ट्रेंथ कह लो या इन जनरल स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कह देंगे, लेकिन बेसिकली वो होता शियर स्ट्रेंथ ही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ लूज करता है, इसलिए वो स्लो होके एक दूसरे के करीब आके मर्ज हो जाती है, वही चीज है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी समझो ना, ये देखो ये तुम्हारा सॉइल का स्लोप, ठीक है, जब आपने ग्रुप बनाया तो इस तरह का सॉइल का स्लोप बन गया, ठीक है। तो सॉइल इस एक पर्टिकुलर स्लोप को भी मेंटेन कर रहा है, सॉइल का अभी अपना एक शियरिंग स्ट्रेंथ है, सॉइल का अपना एक शियर स्ट्रेंथ है। लेकिन जैसे जैसे हम रिवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो जो कप है वो अप एंड डाउन होती है, वो प्लेटफॉर्म से टकराती है, तो हर बार एक इम्पैक्ट जनरेट होता है, तो उसके कारण इसमें शियरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। समझ में आ रहा है, उस इम्पैक्ट के कारण इस सॉइल में शियरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, वो शियरिंग स्ट्रेसेस के कारण सॉइल डिफॉर्म होना चालू होता है। डिफॉर्म होना चालू होता है मतलब शियर होना चालू होता है, ठीक है, डिफॉर्म होना चालू होता है मतलब सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज कर रहा है, इसीलिए वो डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, मतलब फ्लो करता है और लास्ट में ऐसा हो जाता है, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाता है। समझ रहे हो बात को, तो वो इम्पैक्ट के कारण बेसिकली सॉइल पे शियरिंग स्ट्रेसेस लग रही होती है। क्लियर है, जिस कारण से फिर सॉइल डिफॉर्म होना चालू होता है, अपना शियर स्ट्रेंथ को वो लूज कर देता है। तो ये इंजीनियरिंग है इसके पीछे, ठीक है। तो आपको बस ये सेंटेंस ध्यान में रखना है, क्या करता है सॉइल, ड्यू टू दैट इम्पैक्ट शियर स्ट्रेसेस आर अप्लाइड ऑन द सॉइल, ड्यू टू विच सॉइल स्टार्ट डिफॉर्मिंग, दैट इज स्टार्ट फ्लोइंग। क्लियर है, दैट इज सॉइल स्टार्ट लूजिंग इट्स ओन शियर। बाकी ये शियर स्ट्रेंथ का अलग एक चैप्टर ही आएगा, वहां पे देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ के, इसलिए स्लो फेलियर होता है ना, ओके। सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, इसलिए सॉइल का स्लो फेलियर होता है। अभी ये जो इतना सेंटेंस मैंने अभी डिस्कस किया, स्पेसिफिक पर्पस के कारण डिस्कस किया है ना। अब देखो एक लॉजिक और मैंने बताया था कि अगर वाटर कंटेंट सॉइल में कम होगा, यहाँ पे ये जीरो, वाटर कंटेंट हम वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस के अराउंड अलोंग लॉग स्केल में, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लो, नंबर ऑफ ब्लो को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो लॉग स्केल पे लॉग 10 नंबर ऑफ ब्लो, एक मिनट बाद, लॉग 10 नंबर ऑफ ब्लो। पढ़ने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है, कोई डाउट नहीं रह रही है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, जो भी होगा आप लोग कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब बताएंगे समझाएंगे। पढ़िए अच्छे से पढ़िए, यही है कंटेंट, है ना। जो भी आप माइंड में सोच पाते हो इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं बताएगा, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आपको बता रहा हूँ, बिट टू बिट, छोटे से छोटे लेवल पे जाके, और इंजीनियरिंग टर्म्स में भी समझा रहा हूँ।
तो यही सारे सेंटेंस एग्जाम में आपके घूमते रहेंगे। तो देखो, वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है, वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है तो कम नंबर ऑफ ब्लो पर ही मर्ज हो जाएगा। वाटर कंटेंट जैसे जैसे कमाओगे नंबर ऑफ ब्लो बढ़ाना पड़ेगा, तब मर्ज होगा। तो ये जो कर्व बनती है ना, ये कर्व कुछ, ये ग्राफ जो बनती है स्ट्रेट लाइन बनती है, कुछ यूं आती है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी यूं, ऐसा ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ये आता है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखना अब सीखो बात। ठीक है, ये मान लो, ऐसा मान लो, ये क्या है, लेट्स सपोज दिस इज योर वाटर कंटेंट 1, दिस इज योर log 10 नंबर ऑफ ब्लो n1। अब डेटा रिकॉर्ड करोगे, दिस इज योर वाटर कंटेंट 2, दिस इज योर log 10 n2। समझ रहे हो? सिमिलरली दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज योर वाटर कंटेंट 3, दिस इज योर log 10 n3। जितना डेटा लिया सब डेटा को यूज करके आपने इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया। ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व का नाम है फ्लो कर्व। ठीक है, चलो समझ जाना, मैं जानबूझ के ऊपर कर दिया और इसको थोड़ा साइड कर देते, उतना बड़ा लाइन फिर मिटा के ड्रॉ करना। ये log 10 n4, ये वाटर कंटेंट 4, ऐसा इस तरह से ये कर्व बन जाएगा। इस कर्व का नाम है, इस ग्राफ का नाम है, कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बोलते हैं फ्लो कर्व। ठीक है, फ्लो कर्व बोलते हैं, है ना, लेकिन ये होती जनरली लीनियर है। ओके, लगभग ये लीनियर ही आती है, लेकिन हम बोलते हैं फ्लो कर्व, लेकिन होता ये लीनियर ही है। ठीक है, ये होता लीनियर है, इसका स्लोप होता है कांस्टेंट, इसका भी स्लोप होता है कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो स्लोप होता है, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। किसी एक पर्टिकुलर सॉइल का, ठीक है, आप टेस्टिंग करोगे तो उसका एक लाइन बनेगा, उसका अपना स्लोप होगा, दूसरे सॉइल का अपना स्लोप होगा, और किसी टाइप ऑफ सॉइल का अपना स्लोप होगा, सबका अलग अलग होगा। ये फ्लो, और इसका क्या सिग्निफिकेंस अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कर्व बन रहा है, इसको यूज करके जो डेटा हम निकालेंगे लिक्विड लिमिट, वो कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज यहां पर कहीं पर 25 नंबर ऑफ ब्लोस हैं आपके, लेट्स सपोज यहां पर कहीं पर 25 नंबर ऑफ ब्लो है, हमको तो इंटरपोलेट करना है, हमको मालूम है, तो ये लेट्स सपोज log 10 25 है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 25 नंबर ऑफ ब्लो जो भी आपका वाटर कंटेंट दिखा रहा होगा, दैट वाटर कंटेंट विल बी योर लिक्विड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो यही चीज हमको निकालनी होती है। तो ये कर्व बना के, ग्राफ बना के फिर हम इंटरपोलेट करते हैं। देखो ये इसका नाम है फ्लो कर्व, इसलिए बार बार कर्व बुला रहा है, लेकिन वो लाइन होती है लीनियर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज आई एफ, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, इसका जो स्लोप होता है वो होता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे ये थीटा, इधर निकालो थीटा ना, इधर भी निकालो थीटा, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, लीनियर है, स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से ग्राफ बना लो भाई, टेबल ये फोटो बना लो अच्छे से, फ्लो कर्व बना लो अच्छे से। ठीक है, क्या लिख लो, वाटर कंटेंट, नोट्स बना रहे हो ना, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लो। एक मिनट, माइक माइक दूर था, आवाज कम जा रहा होगा। इन लॉग स्केल, ठीक है, फोटो बना लीजिए, उम्मीद करता हूँ बन गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, अब हेडिंग डालो, साइड हेडिंग फ्लो इंडेक्स, आई एक्स।
क्या है ये? स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व। फ्लो कर्व इज कांस्टेंट, लिख भी दिया है ना, एंड इज कॉल्ड एज फ्लो इंडेक्स, IF। फ्लो इंडेक्स IF को कैसे निकालेंगे? एक स्लोप है, इस tan थीटा। तो याद करो जो कंसिस्टेंसी कर्व था उसमें कैसे स्लोप निकाले थे, उसी तरह से निकालेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे W1 माइनस W2 y बाई एक्स ना, dy अपॉन डी एक्स, मतलब क्या है dy अपॉन डी एक्स। तो W1 माइनस W2 log 10 N1 माइनस N1 ब्रैकेट log 10 W2 वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग N2 नंबर ऑफ ब्लो, इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो मैंने पहले तुम्हारे भाषा में लिखा, उसको क्या बोलते हैं? धनिया लैंग्वेज। बुरा नहीं मानने का, है ना, मैं मजाक कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं धनिया लैंग्वेज। लेकिन अब मैं समझाता हूँ थोड़ा टेक्निकल चीज। स्लोप का वैल्यू तो पॉजिटिव में आना चाहिए, तो उसको हम पॉजिटिव में ही जनरली लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, मैं अगर आपसे पूछूं log बेस 10 1 कितना होता है, सॉरी 10 कितना होता है, 1 होगा। log 5 कितना होता है, log बेस 10 5, ये लगभग होता है आपका 0.69। मतलब ये देखो अंदर में, मतलब अंदर में वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अंदर में वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ये ओवरऑल लॉगरिथमिक है ना, वो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, यही मतलब है। तो यहाँ पे बताओ इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पर कौन बड़ा है? N2 बड़ा होगा और N1, ऑब्वियसली N2 विल बी ग्रेटर देन N1। क्यों? N2 is corresponding to less water content W2, N1 is corresponding to more water content W1। सो इस पूरे ओवरऑल tan थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, जो कि अपना ओरिजिनल फॉर्मूला होगा। ऊपर तो W1 माइनस W2 ही लिखेंगे, क्योंकि W1 इज ग्रेटर देन W2। बट नीचे क्या करेंगे, log 10 N2 से N1 को घटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल tan थीटा पॉजिटिव में आएगी, वहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स उतना, ऐसे निकल जाएगा आंसर आपका स्लोप का, थीटा इक्वल, जो कि होगा फ्लो इंडेक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। थीटा हमको निकालना है बेसिकली, तो वो आप थीटा कैसे निकाल लोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, वैसे अपना निकल जाता है। थीटा कितना डिग्री अगर पूछ रहा है तो आप उस तरह से निकाल सकते। तो ये होगी आपका फ्लो इंडेक्स IF का फॉर्मूला। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नोट बना के लिखो। फ्लो इंडेक्स IF represent the rate of loss of shear strength of soil। सो फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो इंडेक्स IF रिप्रेजेंट द रेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रेट ऑफ लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। पूरा स्टेटमेंट ध्यान रखें। वाटर कंटेंट सॉइल का आप जैसे जैसे बढ़ाते चलते हो, तो किस रेट से वो सॉइल अपना shear स्ट्रेंथ को लूज करता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है फ्लो कर्व का स्लोप, जो कि है फ्लो इंडेक्स। ध्यान रहेगा बात, रखिए। 100-150 बार क्वेश्चन में आया है, ठीक है, मैं जितना देखा हूं बहुत जगह रिपीट होता ये स्टेटमेंट। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं इफ IF इज मोर, दैट इज फ्लो इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा, देन
रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ज्यादा विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, मतलब वो सॉइल जल्दी अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज कर देगा। सो अगर आईएफ का वैल्यू ज्यादा, इफ मोर इज द आईएफ वैल्यू, ठीक है, अगर आईएफ का वैल्यू ज्यादा, मोर इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो आईएफ किसी सॉइल का अगर फ्लो इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है किसी दूसरे सॉइल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जिसका आईएफ ज्यादा वो सॉइल कमजोर सॉइल। क्यों? वो शेयर अपना शेयर स्ट्रेंथ को जल्दी लूज करेगा ऑन चेंजिंग वाटर कंटेंट, और चेंजिंग मतलब ऑन इंक्रीजिंग, बेसिकली इंक्रीजिंग दी वाटर कंटेंट, वो अपना शेयर स्ट्रेंथ को जल्दी जल्दी लूज करेगा, मतलब वो सॉइल वीक है। तो आईएफ का वैल्यू ज्यादा मतलब सॉइल इज वीक, क्योंकि वो अपना शेयर स्ट्रेंथ को जल्दी लूज कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग दी वाटर कंटेंट। क्लियर है? सो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आईएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। IF is what? IF is nothing but it is directly proportional to rate of loss of shear strength of soil. इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट में मैंने आपको ये चीज इसलिए लिखवाया क्योंकि ये अलग अलग तरह से पूछे जाता है। आईएफ क्या रिप्रेजेंट करता है वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आईएफ ज्यादा होने से क्या होगा तो वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आईएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नीचे ऑप्शंस रहेंगे तो ये भी रहेगा ऑप्शन, रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। तो उस तरह से आपको टिक लगानी पड़ेगी। ओके, अब चलो किसी दो सॉइल का आईएफ को कंपैरिजन करते हैं। एक एग्जांपल समझना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल समझिएगा। लेट्स सपोज, यहां से बहुत कुछ सीखोगे। लेट्स सपोज मैं फ्लो कर्व बना रहा हूं, तो फ्लो कर्व बनाएंगे किसमें? वाटर कंटेंट और log 10 बेस में आपका रहेगा नंबर ऑफ फ्लो। लेट्स सपोज दो फ्लो कर्व है, एक ऐसा है और एक ऐसा कुछ निकल के आया। समझिए, ये आपका सॉइल ए है, दिस इज योर सॉइल ए, दिस इज योर सॉइल बी, ये आपका सॉइल बी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कौन सा सॉइल स्ट्रांग है कौन सा सॉइल कमजोर है, आपको यहां से ये बतानी है। तो देखो, सबसे पहला चीज जो ऑब्जर्वेशन में करूंगा, किसका आईएफ ज्यादा किसका आईएफ कम, ये बताने के लिए आपको यहां से कर्व दिख रहा है जो फ्लो कर्व, इसमें आप बोलोगे जो सॉइल बी का है फ्लो कर्व, इट इज मोर स्टीपर देन सॉइल ए, है ना। फ्लो कर्व ऑफ फ्लो कर्व ऑफ soil B, soil B is more steeper than, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉइल ए है, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहीं से क्या निकल जाएगा अगर ऐसा है तो जो फ्लो इंडेक्स है आई एफ बी विल बी मोर देन आई एफ ए। हो गया बात क्लियर? तो अगर फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल बी इज मोर देन फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल ए, मीन्स on changing water content, rate of loss of shear strength in soil B will be more as comparison to rate of loss of shear strength in soil A. Hence, soil A is stronger than soil B. तो तीसरा, soil A is stronger than soil A, सॉरी than soil B। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि क्योंकि आई एफ बी ज्यादा, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ज्यादा, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने ये कंक्लूजन लिखा। अब देखो ये सब चीजें मैं कैसे निकाल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। अगर तुम कर्व से कुछ मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा, है ना, कि बताइए इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन, इन सभी में से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा सॉइल ज्यादा रेट से अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज कर रहा होगा, ऐसा पूछ लेगा। शियर स्ट्रेंथ को लूज कर रहा होगा लेकिन विथ व्हाट, विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये चीज आपको, ये कंप्लीट सेंटेंस आपको ध्यान रखनी है। फिर ये भी पूछ सकता है कौन सा सेल ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा ज्यादा कमजोर है इन दोनों में से। ठीक है, तो जो ज्यादा स्ट्रांग है इंजीनियरिंग पर्पज से हम उसी का यूज करेंगे। तो ये भी बोल सकता है किस सॉइल को आप इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करना पसंद करोगे, कुछ भी यार। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस घुमा के ये फोटो दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। ओके, ऐसी बात है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ,
यहाँ पे सिंपली एक कंपैरिजन भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं अगर बात करूं क्या करस्पॉन्डिंग टू सेम वाटर कंटेंट में बात करता हूं। मान लो दोनों सॉइल में वाटर कंटेंट सेम, ठीक है, तो ये वाटर कंटेंट दोनों सॉइल में है, ठीक है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट दोनों सॉइल में, सेम वाटर कंटेंट। तो सॉइल बी में देखो यहां पर है नंबर ऑफ ब्लो और सॉइल ए में नंबर ऑफ ब्लो यहां पर, तो ये नंबर ऑफ ब्लो क्या रिप्रेजेंट करता है एट ए पर्टिकुलर वाटर कंटेंट। ये जो नंबर ऑफ ब्लो है क्या, जो इम्पैक्ट आपने प्रोड्यूस किया, तो उन इम्पैक्ट्स में इम्पैक्ट जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ ब्लो पे वो मर्ज हो जा रहे हैं, वो दोनों स्लोप है ना, मतलब स्लोप फेलियर रखे फ्लो होके पूरा सॉइल मर्ज कर जा रहा है, इसी चीज को वो नंबर ऑफ ब्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों सॉइल में सेम वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट दोनों सॉइल में सेम है, लेकिन सॉइल बी के लिए नंबर ऑफ ब्लो मान लो 10 लग रहा है, तो सॉइल ए के लिए नंबर ऑफ ब्लो लेट्स सपोज एग्जांपल 15 लग रही है। मतलब कहीं ना कहीं एट सेम वाटर कंटेंट आप ये समझिए सॉइल ए, ठीक है, ज्यादा शियर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अपना रेजिस्टेंस ज्यादा वो शो कर रहा है, मतलब अपना शियर स्ट्रेंथ को जल्दी वो लूज नहीं कर रहा है ना। आप जैसे जैसे इंपैक्ट दे रहे हो तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो उसको लग रहा है टू मर्ज, यही मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना शियर स्ट्रेंथ को जल्दी लूज नहीं कर रहा है, वो स्ट्रॉन्गर सॉइल है एज कंपेयर टू सॉइल बी, क्योंकि सॉइल बी 10 ही पर अब सेम 10 इंपैक्ट पर ही वो मर्ज हो गई एट सेम वाटर कंटेंट, लेकिन वही सॉइल ए 15 इंपैक्ट लगा, मतलब सॉइल ए का स्ट्रेंथ ज्यादा है, सॉइल ए ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, सॉइल ए अपना शियर स्ट्रेंथ को जल्दी लूज नहीं कर रहा है, इसलिए वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, फ्लो के अगेंस्ट, इसलिए उसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो लग रहा है ताकि वो मर्ज हो पाए दोनों, उसके दोनों स्लोप फेल होके। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेम नंबर ऑफ ब्लो, अगर यहाँ पे जैसे मैं डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लो कंपैरिजन किया, अगर सेम नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो सॉइल बी में कम वाटर कंटेंट पर ही वो मर्ज हो जाएगी, लेकिन सॉइल ए में ज्यादा वाटर कंटेंट हो सकता है ना। सॉइल बी में देखो वाटर कंटेंट कम ही, लेकिन सॉइल ए में ज्यादा वाटर कंटेंट। मतलब वही बात कि सॉइल ए का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉइल बी। ओके, यही चीज को ये शो करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवाया आपको कि सॉइल ए जो है इज स्ट्रॉन्गर देन सॉइल बी। सो जिसका आईएफ ज्यादा, फ्लो इंडेक्स वो कमजोर है ना। वो आप ये नहीं सोच रहे फ्लो इंडेक्स ज्यादा है तो सॉइल बी मस्त पूरा, अरे भाई फ्लो इंडेक्स ज्यादा है मतलब वो जल्दी फ्लो हो जा रहा है, वो शियर स्ट्रेंथ को लूज कर ले रहा है तुरंत ऑन चेंजिंग वाटर कंटेंट, वो इसलिए कमजोर सॉइल है, स्ट्रॉन्ग अच्छा सॉइल नहीं है। समझे? लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है, ठीक है, ध्यान रखना, ये हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बीच में कंपैरिजन किए, है ना। यहाँ पे जो अभी जो कंपैरिजन चल रहा है ये टू डिफरेंट सॉइल के बीच में कंपैरिजन किया, इसलिए फ्लो इंडेक्स आपको अलग अलग दिख रही है, लेकिन सेम सॉइल के लिए भी फ्लो इंडेक्स अलग अलग हो सकती है। बोलोगे कैसे? मैं एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज चेंज कर दूंगा। क्या चेंज करूंगा? चलो दिखाता हूं, सोचो। व्हाट आई एम चेंजिंग इज आई एम चेंजिंग दिस। यहाँ पे मैंने बोला था ये डायग्राम पे, ये देखो रबड़ पैड, ये जो रबड़ पैड है अच्छा यहाँ पे सॉफ्ट लिखवा दिया था क्या, सॉफ्ट को मिटा देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट को मिटा देते हैं, रबड़ पैड यूज करते हैं, इसको सॉफ्ट को मिटा देता हूं, मैं इसको लिखता हूँ स्टैंडर्ड रबड़ पैड, जो वो टेस्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आता है या फिर जो इस इक्विपमेंट में आता है ना। स्टैंडर्ड रबड़ पैड जो कासा ग्रांडे अपरेटस है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रबड़ पैड है, मैं उस रबड़ पैड का बात कर। नाउ इस स्टैंडर्ड रबड़ पैड को रेफरेंस लेते हुए मैं दो रबड़ पैड अलग अलग और बता सकता हूं, एक इससे हार्ड है, एक रबड़ पैड जो इससे हार्ड है, और एक रबड़ पैड जो इस स्टैंडर्ड से भी सॉफ्ट। ठीक है, इस स्टैंडर्ड से दो चीज हम बता सकते हैं, एक रबड़ पैड जो इस स्टैंडर्ड से हार्ड है
और एक रबड़ पैड जो स्टैंडर्ड रबड़ पैड से सॉफ्ट रबड़ पैड हो। तो तीन अलग अलग रबड़ पैड हो गया, एक स्टैंडर्ड वाला, एक इससे हार्ड वाला, एक उससे सॉफ्ट वाला। सेम सॉइल पे सेम वाटर कंटेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप टेस्टिंग करोगे, बट तीन अलग अलग रबड़ पैड पे टेस्टिंग करो, है ना। ओके, अच्छा वाटर कंटेंट सेम नहीं भी हो तो चलेगा यार, ऐसे कैसे कर सकते हो, सेम वाटर कंटेंट तो नहीं मेंटेन कर सकते हो, लेकिन सेम सॉइल का टेस्टिंग करो, लेकिन तीन अलग अलग रबड़ पैड चूज करो। ओके, सेम सॉइल के लिए टेस्टिंग करोगे तो मेरे को ये बताओ कौन सा रबड़ पैड के करस्पॉन्डिंग आईएफ का वैल्यू ज्यादा या कम आएगा। क्या तीनों केस में आईएफ का वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग कुछ हो जाएगा? सोचो, ये बेस चेंज कर दूंगा तो कुछ इफेक्ट होगा, हो सकता है ना। सोचो, स्टैंडर्ड से हार्ड सोचो, स्टैंडर्ड रबड़ पैड से ज्यादा हार्ड वाला रबड़ पैड नीचे लगा दिया, ऐसा सोचो। ठीक है, सॉइल है तुम्हारी सेम, सॉइल तुम्हारी है सेम। अभी एक बेसिक कंपैरिजन के लिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सॉइल था, है ना, ये सॉइल है, इस सॉइल का वाटर कंटेंट है W1, इसके करस्पॉन्डिंग N1 नंबर ऑफ ब्लो में ये मर्ज हो गई थी ग्रूव, इन केस जब आपका स्टैंडर्ड रबड़ था, स्टैंडर्ड रबड़ पैड था। ठीक है, अब मैं दूसरा केस ये बोल रहा हूं कि रबड़ पैड को चेंज करो और हार्ड रबड़ पैड यूज कर रहे हो। आप क्या करो, सेम वाटर कंटेंट मेंटेन करो, ऐसे एग्जांपल समझने के लिए बस कि इफेक्ट क्या है। सेम वाटर कंटेंट मेंटेन करो और मुझे ये बताओ नंबर ऑफ ब्लो सेम रहेगा, ना ज्यादा ना कम। सोचो, रब पैड हार्ड हो गया, इम्पैक्ट हार्ड बेस है तो इम्पैक्ट भी लगेगा ज्यादा, इम्पैक्ट लगेगा जब ज्यादा तो वो सॉइल क्या होगा, जल्दी से मर्ज कर जाए, मतलब कम नंबर ऑफ ब्लो पर ही स्लोप फेलियर होके फ्लो होके उस सॉइल के दोनों फेसेस मर्ज कर जाएंगे। समझ रहे हो? तो हार्डर दी बेस तो कम नंबर ऑफ ब्लो पर ही वो मर्ज कर रहा है, तो जो स्लोप बनेगा, समझो जो फ्लो कर्व का स्लोप बनेगा, क्योंकि यहाँ कम कम नंबर ऑफ ब्लो, अगर जैसे आप रबड़ पैड जो है वो हार्ड कर दोगे तो कम कम नंबर ऑफ ब्लो पर ही मर्ज करेंगे एट करस्पॉन्डिंग टू सेम वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब स्लोप थोड़ा स्टीप हो जाएगा। स्टैंडर्ड वाला स्लोप अगर ऐसा है तो हार्ड रबड़ पैड बेस के केस में स्लोप ऐसा हो जाएगा। जब स्लोप स्टीप होगा तभी ना वो कम नंबर ऑफ ब्लो आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लो इज इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, समझो स्लोप स्टीप हो जाएगा। और एट द सेम टाइम आप सॉफ्ट कर दोगे तो इम्पैक्ट जनरेशन जो होगा, है ना, मतलब जो भी इम्पैक्ट लग रही होगी वो थोड़ा कम लग रही होगी, उसके कारण जो शियरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही होगी वो भी कम कम इंड्यूस हो रही होगी, तो टाइम लगेगा सॉइल के डिफरेंट फेसेस को, मतलब जो टू डिफरेंट फेसेस है यहाँ पे, है ना, इस तरह से स्लोप जो उनको मर्ज होने में फ्लो करके आएंगे और उनको मर्ज होने में टाइम लगेगा, अगर जो आपका रबड़ पैड है वो सॉफ्ट कर दिए तो उस केस में एकदम कम स्टीप होगा आपका फ्लो कर, मतलब आईएफ का वैल्यू सॉफ्ट वाले केस में सबसे ज्यादा, स्टैंडर्ड वाले केस में उसके बाद, फिर हार्ड कर दिए तो सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा, एक्चुअली स्टीप स्टीप करेगा स्लोप को तब ना सबसे ज्यादा होगा। तो आईएफ का वैल्यू इस वाले केस में, सॉफ्ट वाले केस में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर स्टीप वाले केस में सबसे ज्यादा, मतलब हार्डर द रबड़ बेस मोर इज द वैल्यू ऑफ आईएफ, दैट इज फॉर द सेम सॉइल, जैसे हम रबड़ बेस चेंज कर रहे हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ इज मोर, ये एक लॉजिक भी है। तो इस तरह से भी ये सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ है वो ऑन चेंजिंग वाटर कंटेंट ही है। ठीक है, वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो वही चीज को वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फ्लो इंडेक्स का मतलब ही है कि ऑन इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट हाउ सॉइल लूजेस इट्स ओन शियर स्ट्रेंथ, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईएफ। फ्लो इंडेक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं, लिखिए, हार्डर द रबड़ बेस with respect to standard base, then flow index will be more
and flow curve will be steeper. So loss of shear strength of soil will be more. तो ये वाटर कंटेंट एंड दिस इज योर log 10 नंबर ऑफ ब्लू के बीच का कर्व. सेम सॉइल, सेम सॉइल, ठीक है, उसी का 3 अलग अलग बिहेवियर. तो ये लेट्स सपोज दिस इज कर्व ए, दिस इज कर्व बी एंड दिस इज कर्व सी. कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए? कर्व बी स्टैंडर्ड के करस्पॉन्डिंग, स्टैंडर्ड रबड़ बेस, स्टैंडर्ड आरबी. दिस इज सॉफ्ट आरबी, दिस इज हार्डर आरबी. है कि नहीं? तो यहां से एक रिलेशनशिप, आई एफ ए सबसे ज्यादा, आई एफ बी ग्रेटर देन आई एफ सी, आई एफ सी सबसे कम. तो आई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑन इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, है ना? तो जिसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ज्यादा. ओके, सो टेस्ट कंडीशन भी इस चीज को इफेक्ट करता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ. यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो बैकग्राउंड मैकेनिज्म चल रही है, ऐसा हो ही क्यों रहा है? रबड़ बेस को हार्ड कर देने के कारण, तो एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट पे, मतलब जब भी इम्पैक्ट हो रही है 1 सेंटीमीटर की फॉल हो रही है, तो सो ड्यू टू कोलिजन, वो जो टक्कर हो रहा है उसके कारण जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है वो रिएक्शन ज्यादा है, जिसके कारण शियरिंग स्ट्रेसेस ज्यादा ज्यादा इंड्यूस हो रही है, इसलिए सॉइल को जल्दी वो फील करवा देती है. समझ में आ रहा है? बेसिकली यहाँ पे चीजें ये चल रही है. तो इस चीज को भी लिखोगे तो लिख लो. क्या सेंटेंस लिखोगे? हार्डर द बेस, द रिएक्शन डेवलप्ड ऑन कोलिजन इज मोर. ठीक है, बेस जितना हार्ड होगा रिएक्शन उतना ही डेवलप होगा कोलिजन पर. सो इन लेस नंबर ऑफ ब्लो ओनली द ग्रूव कट गेट मर्ज्ड. जो भी ग्रूव बनाया है वो मर्ज हो जाता है, दैट इज स्लोप फेल, है ना? बस क्लियर है? सो इसी के साथ आपका ये कैसाग्रांडे मेथड हो गया कंप्लीट. काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, लेबोरेटरी मेथड था. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज फाइनल 24 आवर्स के बाद ही आपको टेस्ट रिजल्ट इससे मिलता है. जितने भी मेथड लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए हैं, तीनों मेथड सभी के सभी लेबोरेटरी मेथड है, कोई फील्ड मेथड नहीं है, सभी के सभी आपके लेबोरेटरी मेथड ही हैं. समझ में आ रहा है बात? ओके, अब बात करते हैं वन पॉइंट मेथड. देखिए, ये जो ऊपर अभी आपने अभी ये मेथड देखा कैसाग्रांडे मेथड, ये उसी कैसाग्रांडे मेथड का शॉर्ट वर्जन. ठीक है, तो सॉइल सैंपल है ना, लेस देन 425 माइक्रोन, वो सब कुछ सेम बोल रहा हूँ. कैसाग्रांडे मेथड का ही एक शॉर्ट वर्जन है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट एक ही बार करना पड़ता है. ठीक है, हमको एक बार ही एक्सपेरिमेंट करना है. लेकिन अभी जो कैसाग्रांडे मेथड आपने देखा था उसमें हम कितना बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जरा ध्यान से सोचो तो. डिफरेंट वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोस के ऑब्जर्वेशन लेते हुए फिर वाटर कंटेंट को निकालना है ना? तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये कंप्लीट टेस्ट टाइम टेकिंग है. इसमें वैसा नहीं है, आप एक ही बार टेस्ट करो, ओके, और वहीं से हमारा रिजल्ट निकल जाएगा. वन पॉइंट मेथड, इसलिए उसका नाम है वन पॉइंट ओनली. वी रिक्वायर्ड ओनली वन पॉइंट. वन पॉइंट ऑफ व्हाट? वन पॉइंट ऑफ वाटर कंटेंट कॉमा नंबर ऑफ ब्लोस. हमको एक डेटा चाहिए. यूजिंग दैट सिंगल डेटा वी विल कैलकुलेट the approximate value of liquid limit for the given soil, not exact value, approximate value. कोड वही 2720 पार्ट 5 है ना, जो कोड उसमें लिखा है कैसाग्रांडे में, ये भी उसी में है, मतलब 2720 पार्ट 5. ठीक है, सेम कोड बुक, कोड बुक इसमें अभी चेंज नहीं हो रही है. लेकिन कैसाग्रांडे मेथड में हम क्या कर रहे थे? 4-5 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन, जितना मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ले रहे थे कि नहीं, हमें यहाँ पे वही चीज अवॉइड करना है. लेकिन हाँ, कैसाग्रांडे मेथड जो था लेबोरेटरी मेथड है, ये भी लेबोरेटरी है, लेकिन वो एक्यूरेट था, दैट वाज मोर एक्यूरेट.
एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपको देगा इट विल गिव यू द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। समझ गए? तो ये जो 1 पॉइंट मेथड है, दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैसाग्रांडे, या फिर आप कहेंगे, आप ऐसा कहेंगे शॉर्ट मेथड ऑफ कैसाग्रांडे मेथड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैसाग्रांडे मेथड, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, लिखवाता हूं, समझ में आ जाएगा। लिखेंगे, लिखना चालू करेंगे। प्रीवियस मेथड, दैट इज कैसाग्रांडे मेथड of determination of liquid limit was accurate method, but it involve huge time, बहुत ज्यादा समय, या it consume more time, ऐसा, या it is time taking, full stop, that is we need to repeat the test for several times। ठीक है, we need to repeat, क्या लिखा है यार, we need to repeat the एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टेस्ट बोल दिया लेकिन लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट। वी नीड टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स, कॉमा, देन वी गेट ए पर्टिकुलर आउटपुट। यही बात थी कैसाग्रांडे मेथड में। बट फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम 1 पॉइंट कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड लिमिट कैन बी डन बाय 1 पॉइंट मेथड इन विच, जिसमें रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्लो एंड वाटर कंटेंट इज रिक्वायर्ड ओनली वंस। एक ही डेटा चाहिए आपको, तो एक पॉइंट, एक रिजल्ट, है ना। दिस इज द फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट ऑफ गिवन सॉइल इज इक्वल टू डब्ल्यू एन ब्रैकेट एन बाई 25 पावर एक्स। ये एक्स एक तरह का कांस्टेंट है। एक्स का वैल्यू जो है ना, इसका जो रेंज होता है 0.068 से लेके 0.12 के बीच में इसका वैल्यू रहती है, वेरिएशन। जनरली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एक्स का जो वैल्यू होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या, जनरली फॉर मोस्ट टाइप ऑफ सॉइल, लगभग बहुत डिफरेंट अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के लिए एक्स की जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 जनरली। लेकिन ये जो एक्स है, ये इस इक्वेशन में एक इंपेरिकल रिलेशनशिप है जो निकाले हैं, है ना। लेकिन ये जो एक्स है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए डिफरेंट होता है। ओके, सो दिस एक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉइल। एक्स इज क्या है, एक्स इज कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉइल, ठीक है, इसलिए उसका रेंज बताया मैंने। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ गया, मान लो कभी एग्जाम में और डेटा वेटा कुछ नहीं दिया है, तो ये डेटा को यूज करके सॉल्व कर सकता है। एक्स इक्वल टू 0.1 पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0.068 से लेके 0.12 के बीच का कोई भी एक वैल्यू 0.1 लेके सॉल्व कर दो, आंसर लगभग जो भी आएगा वही सही आंसर। समझ गया? ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं लगाना है, और कुछ डेटा नहीं पूछेंगे, वो इक्वेशन जरूर पूछेंगे, गेट वगैरह में जरूर डेटा देके कैलकुलेशन करवाएंगे। तो एक्स इज कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉइल, पहली बात। नाउ इसमें जो इस इक्वेशन में डब्ल्यू एन था, डब्ल्यू एन था ना, ये देखो, ये डब्ल्यू एल तो लिक्विड लिमिट हो गया, डब्ल्यू एन क्या है, दिस इज वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू एन नंबर ऑफ ब्लू, है ना, करस्पॉन्डिंग टू एन नंबर ऑफ ब्लू। मतलब कासाग्रांडे मेथड पूरा टेस्टिंग प्रोसेस इज सेम, बट वन ऑब्जर्वेशन इज ओनली रिक्वायर्ड। ओके, तो ये डब्ल्यू एन क्या है, लिख लीजिए इसको भी अच्छे से। डब्ल्यू एन, इट इज वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू थोड़ा फंसने लगा कंप्यूटर, एंड स्विच ऑफ करके ऑन करना होगा, लेकिन उससे पहले एक मेथड अपना और है,
स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, वो भी पढ़ा ही दूं। मैं सोच रहा था प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट भी पढ़ा ही दूं, प्लास्टिक लिमिट सिंकेज लिमिट, लेकिन लग रहा है कि क्लास को लेगा अलग अलग। कोई बात नहीं यार, देंगे। ठीक है, तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू एन नंबर ऑफ ब्लो, ऐसा हो गया टेस्ट कंप्लीट। बस इतना ध्यान रहेगा। 1 पॉइंट मेथड फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तीसरा जो अपना तीसरा मेथड है स्टैटिक, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन लिखो या सिंपली कोन पेनिट्रेशन मेथड लिखो, कोन पेनिट्रेशन मेथड। ओके, कोन पेनिट्रेशन मेथड, स्टैटिक लिखोगे कंफ्यूज हो जाएगा। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, और एक हम पढ़ेंगे वहां पर फाउंडेशन में। ठीक है, अभी बस कोन पेनिट्रेशन मेथड लिखो। ठीक है, इसमें करते क्या अपन, इसका टेस्ट एक्सपेरिमेंट सुनना, सेटअप सुनना, फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा इसका टेस्ट सेटअप होता है, बहुत इजी मेथड है यार। ठीक है, आप अच्छा कोन पेनिट्रेशन मेथड बोलो या स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आएगा तो टिक लगाना है, हाँ लिक्विड लिमिट को निकालते हैं। ये आपका टेस्ट सेटअप। इसमें यहाँ पे देख रहे हो, ये एक कोन तुम्हारा, दिस इज द कोन। ये जो कोन होता है ना, कुछ नहीं लिखना, मैं अलग से लिखवा दूंगा बढ़िया से नोट्स, समझा रहा हूँ समझो। ये जो सबसे पहले देखो, ये एक सिलेंड्रिक कोन तो छोड़ो, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना। तो ये जो कंटेनर होता है, इसका डायमीटर भी पूछ लेता है। ये होता है 5 सेंटीमीटर, हाइट भी उसकी होती है 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना, मतलब 5 मतलब इतना 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 डाया होगा कटोरा का, इतना वो ऊंचा होगा। 5 सेंटीमीटर डाया, 5 सेंटीमीटर हाइट। इस तरह का वो कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर। उसको नीचे रखते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें हम सॉइल सैंपल को भर देते हैं। सॉइल सैंपल वही पासिंग 425 माइक्रोन ले लेते हैं कुछ अमाउंट में, उसको उसमें हम फिर पानी मिला देते हैं। उस सॉइल सैंपल में क्या मिला दिया, बढ़िया से पानी वानी मिला दिया अच्छे से। ठीक है, पानी मिलाने के बाद उसका एक पेस्ट बन गया, है ना, यूनिफॉर्म पेस्ट बन गया। उस पेस्ट को इस कटोरे में फिल कर दिए बाबू। देखो, पानी नहीं यार, मिट्टी वाला कलर आओ ना रे। इसको इधर फिल कर दिया कटोरे में। यही चीज यहाँ पे किया गया, देखो कटोरे में मिट्टी का पेस्ट को फिल कर दिया। इसका कुछ ना कुछ अपना एक वाटर कंटेंट होगा, होगा होगा। ठीक है, क्या है देखेंगे बाद में, इसका अपना कुछ ना कुछ एक वाटर कंटेंट होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो कोन है, ये इस तरह का नोकीला होता है ये कोन। इसका ये जो एंगल होती है, सेंट्रल एंगल होती है। ये एंगल जो होता है ना, एपेक्स एंगल या सेंट्रल एंगल, ये लगभग एकदम शार्प और 31 डिग्री होती है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये एंगल जो होता है 30 डिग्री ±1 डिग्री लिखा गया है। लेकिन एग्जाम में तुमसे ये 31 डिग्री वाला पूछेगा, 31 डिग्री शार्प, है ना। या फिर आपसे ये रेंज भी दे देगा 29 to 31 डिग्री। तो ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या होता है, मतलब इस रेंज में एंगल होना चाहिए इस कोन का। ओके, अब ये जो कोन है, इसका जो वेट होता है, ये लगभग 148 ग्राम होता है। ये भी पूछेगा आपसे। ठीक है, इसका वेट कितना है, 148 ग्राम। अब इस कोन को ना हम छोड़ देते हैं। यहाँ से हम रीडिंग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, ये घूमेगा जैसे जैसे, ये जैसे रॉड नीचे जाएगी, कोन छोड़ोगे मतलब रॉड नीचे जाएगी, वो उधर घूमेगी धीरे धीरे। समझ रहे हो, तो कोन को अपन छोड़ देंगे। कोन को छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपने वेट, सेल्फ वेट के अंदर इफेक्ट में, है ना, ये कोन धीरे 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 इस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो हम छोड़े हैं अभी, तो स्टॉप वॉच उसी समय पे स्टॉप वॉच भी चालू कर देंगे। छोड़े जैसे स्टॉप वॉच चालू कर दिया, और चालू करके 30 सेकेंड तक वेट करेंगे, 30 सेकेंड। लेट्स सपोज 30 सेकेंड के अंदर ये जो कोन है यहां तक पेनिट्रेट कर गया था, और ये आपका पेनिट्रेशन है कोन का, वाई वाई होगा, या सीएम जो भी। ठीक है, तो वो पेनिट्रेशन है इस कोन का अप टू दैट। तो वो ऑब्जर्वेशन लेंगे आफ्टर 30 सेकेंड, प्लस इस सॉइल का वाटर कंटेंट हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद आपका लिक्विड लिमिट निकल जाएगा बाय यूजिंग ए सिंगल फार्मूला, और कुछ नहीं करते। कोड वही 2720 पार्ट 5, सेम कोड बुक भी चेंज नहीं है। क्लियर है, तो आप हेडिंग डालो कॉपी पे, समझ गए मेथड, कुछ है नहीं खास। ठीक है, बस
एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, आता है, नाम आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालो कोन पेनिट्रेशन मेथड या स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड और बना के लिख लो। अब लिखो कौन डायग्राम पहले बनाते हैं। देखिए पहले डायग्राम बनाओ, ये ऐसा, फिर यहाँ पे तुम्हारे प्लेटफॉर्म ऐसा, इस प्लेटफॉर्म पे रखा आपने एक सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये ऐसा, इसका ये डाया है 5 mm का, सॉरी 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 5 सेंटीमीटर का, और इसका हाइट भी है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। इसमें आपने भर दिया मिट्टी, उसमें पानी मिला के, उसका एक यूनिफॉर्म पेस्ट को आपने इसमें भर दिया है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कोन वगैरह दिखाते हैं। एक तरह का एडजस्टमेंट है, यही बोलोगे। इधर अपना है एक कोन, ये रहा कोन, कोन होल्डर दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो कोन का सेंट्रल एंगल है, ये तो आप लिखो सीधा, बाहर क्यों, अंदर ही लिख डालते हैं ना, ये सीधा आप लिखो 31 डिग्री। अब तो ये वैल्यू याद रखना। ऐसे तो मैंने रेंज बताई दी है, क्या 30 ± 1 डिग्री। ठीक है, इसका जो वेट होता है, वेट ऑफ दिस कोन इज 148 ग्राम। इसको हम पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करते हैं इस पर्टिकुलर सॉइल में, जिसका वाटर कंटेंट है W। लेट्स सपोज आफ्टर 30 सेकेंड, जब से हम पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं, 30 सेकेंड के बाद वो Y यूनिट पेनिट्रेट किया, देन वी अप्लाई फॉर्मूला। तो लिखना चालू करो, लिखो इन दिस मेथड सॉइल फॉर विच लिक्विड लिमिट, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं सोचने का, डायग्राम बनाने का, लिखने का। तो पहले हेडिंग डाल दो, डायग्राम बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो ये पहले लिखो, फिर डायग्राम पे लेके जाऊंगा वो बना लेना। ठीक है, अगर डायग्राम बना लिया है तो कोई बात नहीं, उसके बाद ये लिख लो, कुछ भी करके लिख सकता है, बस लिखना तो है ही। ठीक है, लिखना चालू कीजिए। In this method, soil for which liquid limit is required is filled in cylinder of dia 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, इसलिए लिखवाया क्योंकि पूछा है। ए सॉलिड मेटल कोन हैविंग सेंट्रल एंगल लगभग 31 डिग्री एंड वेट 148 ग्राम इज स्लोली, धीरे से, हल्के से, प्यार से, अलाउड टू फॉल इन मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, let depth of penetration of cone after 30 सेकेंड, कितना सेकेंड, 30 सेकेंड of fall is y mm, y in what, y in mm, millimeter, then liquid limit of soil is given by this following equation। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किधर से मेजर करते हैं, देख लो भाई, यहां से मेजरमेंट करेंगे, है ना, वाई टॉप से, y mm, क्लियर है। तो ये डायग्राम बना लो, अगर नहीं बनाए थे तो डायग्राम बना लो। दिस इज योर एपेक्स एंगल या सेंट्रल एंगल, एपेक्स एंगल या सेंट्रल एंगल लिख लो, और सेंट्रल एंगल, यहाँ और एक चीज लिख लो, मॉइस्ट सॉइल, जिसका वाटर कंटेंट है W%, इस सॉइल का वाटर कंटेंट है W%।
ठीक है, इस सॉइल का वाटर कंटेंट है W%, मॉइस्ट सॉइल वाटर कंटेंट इज W%। क्लियर है? ठीक, चलिए कोन वगैरह ओके। अच्छा इसमें और लिख लो इसको, एक मिनट यार, इसको और लिख लो, मेटल कोन, मेटल लिख लो नहीं तो और कंफ्यूजन होगा। जगह है मेरे पास जगह है इसलिए मैं लिखते चल रहा हूँ, मेटल कोन। ठीक है, हो गया डायग्राम सुंदर खूबसूरत सलमान खान टाइप, पूरा अच्छा डायग्राम, सुंदर है, सुंदर डायग्राम। अब देखो तो कहां तक हम लोग पढ़े थे? आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ फॉल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ कोन इज y देन लिक्विड लिमिट इज गिवन बाय दिस फॉलोइंग इक्वेशन। रट्टा मार लो इक्वेशन, ऐसा याद करो कि कभी लाइफ में ना भूलो। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा सीधा ये क्वेश्चन, सीधा 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 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। लिक्विड लिमिट बताओ, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दे देगा, लिक्विड लिमिट बताओ। ठीक है, यह एक लॉजिक है इस इक्वेशन में। लॉजिक क्या है? वो वाला जो अभी लॉजिक बताऊंगा वो भी 20-25 बार आया है। यहाँ पे देखो, ये पहला टर्म W% क्या, वाटर कंटेंट ऑफ दैट मॉइस्ट सॉइल। W% प्लस लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू, इक्वेशन देखो कैसा बन रहा है, W% प्लस 0.01 ब्रैकेट 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई, वाई इज व्हाट, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन कितना हो सकता है सॉइल का? 5 तक हो सकता है ना, क्योंकि 5 तक हो सकता है ना भाई। पेनिट्रेशन कितना हो सकता है? 5 mm, तो मतलब 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, मतलब 50 mm तक हो सकता है। समझ में आ रहा है? पेनिट्रेशन कैन बी अप टू 50 mm। तो अगर मान लो पेनिट्रेशन 25 mm हो रहा है, व्हाट इज योर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन? योर पेनिट्रेशन लेवल इज 25 mm। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 25 माइनस 25, दिस टर्म विल बी कंप्लीटली जीरो। तो इधर तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में तो वो भी जीरो, सब जीरो। So corresponding to exactly 25 mm of penetration in this particular test, the liquid limit of soil is nothing but the water content of this soil होगा। आफ्टर 30 सेकेंड अगर पेनिट्रेशन आपका 25 mm हो रहा है एग्जैक्टली, अगर ऐसा हो गया तो जो वाटर कंटेंट आपने कंसिडर किया वो और कुछ नहीं, वो लिक्विड लिमिट ही है उस सॉइल का। कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, अगर 30 सेकेंड में पेनिट्रेशन 25 को कूद रहा है, 25 से ज्यादा जा रहा है, मतलब आपने वाटर कंटेंट जो उसमें मिलाया है वो लिक्विड लिमिट से ज्यादा मिला दिया है, इसलिए कमेगा। फिर देखो माइनस में आ जाएगी तो वाटर कंटेंट से फिर कमेगा। समझ में आ रहा है? आफ्टर 30 सेकेंड अगर पेनिट्रेशन 25 से कम है, मतलब 12 है, 15 है, कुछ है, 25 से कम है, मतलब लिक्विड लिमिट से, जो वाटर कंटेंट आपने लिया है वो लिक्विड लिमिट से कम है, इसलिए हमें उसमें कुछ चीज जोड़नी पड़ेगी। तो वो प्लस में रहेगा पूरा का पूरा चीज, जब जोड़ोगे तब जाके एक वैल्यू आपको मिलेगी लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल की। 3 लॉजिक यहाँ से कंपैरिजन से क्लियर है। घुमा फिरा के स्टेटमेंट पूछेंगे, है ना, कि वाटर कंटेंट, देन कंसीडर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज मोर देन लिक्विड लिमिट, लेस देन लिक्विड लिमिट, इक्वल टू लिक्विड लिमिट, ऐसा बोल दे। बोले सर ये सब चीज किधर से नहीं पढ़े तू? भाई इतना बच्चे भी तो नहीं हो यार, कि सीधा 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 सीधा, वो तो मैं हूँ, सीधा 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 आपको दिखवा रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक दे रहा हूँ, पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। ऐसे चीजों को पढ़ा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर्स आपको। ठीक है, समझ गए बात को? कैच कर पा रहे हो ना क्या क्या समझा? इक्वेशन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये तो सॉइल मैकेनिक्स से चलो भाई, यहाँ इक्वेशंस का उतना वो तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो भाई एक एक इक्वेशन से उसका मीनिंग हजारों निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलिए खैर, कौन किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन है, इनवर्स क्या है, सब चीज कुछ भी पूछ सकता है। किस चीज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये कोई कौन सा चीज इफेक्ट होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो भी बढ़ेगा या कमेगा, कुछ भी किसी एक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। इसलिए फॉर्मूला याद होना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर लिख लो पहला एक, वाटर W इक्वल टू W परसेंटेज जो है, दिस इज व्हाट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल।
वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, एक ये तो लिख लिए, एक दूसरा क्या लिख लोगे, एक नोट बना के लिख लो, इफ इन 30 सेकेंड पेनिट्रेशन इज 25 mm, then the liquid limit of soil is equal to considered water content of that soil. अब इस सेंटेंस का यूज कैसा, बहुत बड़ा क्वेश्चन देगा, पूरा स्टेटमेंट डेटा वगैरह सब कुछ लिख के पूरा एकदम सजा के एकदम बड़ा सा स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देगा और पूछ रहा होगा लिक्विड लिमिट, बोलोगे यार स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं है, बस कम से कम एक सेंटेंस तुमको ये वाला याद रहेगा, मान लो एग्जैक्ट टाइम पे फॉर्मूला भूल गए, हो सकता है वो क्वेश्चन इस सेंटेंस को टेस्ट करने के लिए आपको दिया, बस ये ध्यान रखना पेनिट्रेशन वाई जो हो रहा है वो 25 mm के बराबर हो रहा है, तो जो वाटर कंटेंट ही है वही उसका लिक्विड लिमिट है, या फिर वाटर कंटेंट दिया होगा या फिर वाटर कंटेंट निकलवाएगा, समझ रहे हो, कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने का कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब वाटर कंटेंट निकालने के लिए डेटा दे देगा, है ना, वाटर कंटेंट निकालो, वाटर कंटेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत तरह का अपने पास कॉन्सेप्ट है यार, E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग वाला फॉर्मूला यूज करवा सकता है वो, उसका मर्जी, या फिर वाटर कंटेंट का जो अपना कॉन्सेप्ट है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वो वाला रेशियो यूज करवा सकता है, कुछ भी, एनीथिंग ही कैन डू, या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट वही सहवाग वाला फॉर्मूला को यूज करवा के वाटर कंटेंट निकलवाएगा, है ना, कुछ भी, मतलब वो गेट वगैरह के क्वेश्चंस हो गए या एई वगैरह के क्वेश्चंस इस तरह से मॉडिफाई किए जा सकते हैं, बाकी ये सिंपल क्वेश्चंस तो आते ही आती है, तो लॉजिकल एई वगैरह में, जेई वगैरह में ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, प्लस लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन, एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट से बनेगा, अगर पेनिट्रेशन हो गया 25 से ज्यादा तो नेगेटिव, मतलब जो भी वाटर कंटेंट है सॉइल का उससे कम होगा लिक्विड लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक लगा देंगे अपन, फिर अगर कम है 25 mm से पेनिट्रेशन लेवल, तो जो भी वाटर कंटेंट है उससे ज्यादा होगा लिक्विड लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन लगा देंगे, अगर वो दो ऑप्शन को टेस्ट कर रहा है तो, क्लियर लॉजिक, ठीक है, खत्म, क्या खत्म, लिक्विड लिमिट खत्म, यही है आपका लिक्विड लिमिट, तो फाइनली एक बार क्लोज करूं इसको लिक्विड लिमिट को, क्या बोलोगे लिक्विड लिमिट को बाबू, हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट को लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी का मिनिमम वाटर कंटेंट, है ना, सॉइल लिक्विड स्टेज कंसिस्टेंसी में रहेगा तो जो मिनिमम वाटर कंटेंट है वो है लिक्विड लिमिट, इससे वाटर कंटेंट कम होगी तो सॉइल लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी, मतलब उसकी फ्लो एबिलिटी खत्म हो जाएगी, समझ में आ रहा हो, मतलब जो फ्लो करने का टेंडेंसी है लिक्विड स्टेज में, लिक्विड स्टेज कंसिस्टेंसी में, वो फिर नहीं रहेगी, ओके, रहेगी मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, और क्या ही फ्लो करेगा, अभी देखो जो मिट्टी को यूज करते हो तुम, इसमें ये मूर्तिकार जो यूज करता है, क्या वो फ्लो कर जाता है क्या, कहीं रख देते हो तो फ्लो बह जाता है क्या, उतना नहीं बहता है ना, तुम उसको अच्छे से घुमा फिरा सक रहे हो, अच्छा शेप दे पा रहे हो, जो शेप देना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं रख दिए मान लो गीला करके वो बह बह के निकल गया चला गया, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना, तो वही चीज है, कंसिस्टेंसी कम रही है इसलिए नहीं हो रहा है वैसा, ओके, तो यही आपका लिक्विड लिमिट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक लिमिट, देन हम पढ़ेंगे श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट बहुत ही छोटा है, श्रिंकेज लिमिट समझना पड़ेगा, वहाँ इक्वेशंस वगैरह डिराइव करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे कंसेप्ट है बाबू, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, श्रिंकेज रेशियो, इन सब चीज़ों की कंसेप्ट है, ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और लग जाएगा 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा इस चैप्टर को खत्म होने, ओके, कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट